not only manufacturing as a backend, but we are one of the largest ODMs. So now it's a legacy of 3 generations. Partnership legacy of three Yes, generations. yes. बहुत लोग घबराते हैं इस टर्म से. एक जैन में एक सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत. At any point of time, you may be right, I may also be right. If I am you, still I will think the same way which I am thinking. Then you have to firmly say that no, आप जो सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे हो. तो हमने जो देखा हमारे पेरेंट्स का, उनकी सक्सेस का कारण क्या था? 3T थे. 3T मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी है. इट इज नॉट सेक्सी. मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अबाउट कंफर्ट. ईगो हो जाता है कई बार ना कि भी हम इसमें नंबर 1 है. ईगो बिल्डअप होना बहुत खतरनाक. कभी हमारा क्वालिटी फेलियर हो जाता है तो एक जूनियर मोस्ट पर्सन कैन फोन. और मेरे यहाँ पर पीछे लाइन में ना 3 लोग खड़े हैं, मैं उनको एंट्री दे सकता हूँ. अब सैमसंग आया और सैमसंग को हमने सप्लाई शुरू की, जो सप्लाई करें बेचे. तो मैं बढ़ा करके पहुंचा वहाँ पर जी. वो बैठते बोलते मिस्टर बोथरा आपकी वेट कर रहा था, आइए. तो अगले महीने से हम आपको ब्लैकलिस्ट कर रहे सैमसंग ब्लैकलिस्ट कर रहा है. हैं. मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हुए. हाँ. मुझे रिक्वेस्ट एक आपसे है, मुझे 2 महीने का टाइम. टुडे वी आर एंजॉयिंग मे बी 70-80% शेयर ऑफ देयर बिजनेस. और उस वक्त जो 2-3 सप्लायर और थे वो आज सप्लाई नहीं कर पा रहे. तो ऐसी कंडीशन थी कि मतलब 100 करोड़ रुपए का माल मतलब हमारे या तो फैक्ट्री में है या पोर्ट में है या ट्रांजिट है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे. तो उस कंडीशन में हमें समझ में आया. लेकिन यू नीड स्मार्ट पीपल हु आर स्मार्टर देन यू in different departments who can guide you. You are not your yes men, who are thinking in terms of good of the organization. ये अगर मैं सारे स्टाफ की IQ ले लूँ और उसका एक ग्राफ बना दूँ तो ये एवरेज है. अब अगला आदमी अगर तो उस ग्राफ से ऊपर आता है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा. यस. अगला आदमी अगर उससे नीचे आता है कि मुझे अपनी सीट बचा के रखनी है तो मेरी कंपनी नीचे जाएगी. ये ब्रांड वाले बिजनेस तो आजकल सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री में शुरू किया जो बाकी ब्रांड्स को पावर कर रहा था, और उसको पावर करते करते आपने एक ब्रांड खड़ा कर दिया विच बिकेम द बैकबोन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज आउटसाइड, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, मतलब एयरपोर्ट्स ले लीजिए, इस तरह के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप पावर कर रहे हैं. तो ये आइडिया, ये स्टोरी शुरू कैसे हुई? काफ़ी लोगों को पता नहीं. पैक का नाम सुनते हैं लेकिन वो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे उसकी शेप आई, क्या हिस्ट्री है, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से. सबसे पहले आकाश से थैंक यू वेरी मच. जो स्टॉक में आपने हमको इनवाइट किया. माय प्लेजर सर, माय एंड प्लेजर. आई थिंक इट्स आवर प्लेजर आल्सो, इट्स आवर ऑनर इन फैक्ट. जी. ये ईपैक जो है, ये ईपैक इज ए स्टोरी ऑफ 2 फैमिलीज, ओके. बोथरा फैमिली एंड सिंघानिया फैमिली. सो द स्टोरी डेट्स बैक टू माय फादर एंड हिज फादर. अच्छा. वो लोग गुवाहाटी रहते थे हम्म. और गुवाहाटी में दोनों का ट्रेडिंग बिजनेस था. जी. और वहाँ पर उन्होंने एक पार्टनरशिप शुरू कर ली कि दोनों के ट्रेडिंग बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, हम्म. एक अपने को जॉइंट वेंचर बनाना है. दोनों की अच्छी दोस्ती थी. ये 47-48 ईयर्स पहले ये पार्टनरशिप शुरू हुई. अच्छा. जान पहचान तो 60 ईयर्स की थी. अच्छा, मतलब पहले से जानते थे. हाँ, पहले जानते थे. बिजनेस की पार्टनरशिप 60 साल बाद. हाँ, मतलब 7 साल, मतलब जब 47 ईयर्स पहले की बात है, उसके पहले 13 साल की जान पहचान थी. अच्छा. 47 से भी पहले 13 साल की जान पहचान थी. ओके. और फिर ये कि पार्टनरशिप शुरू हुई, अच्छा बिजनेस चला, आपस में रिलेशनशिप बड़े अच्छे डेवलप हो गए और बिजनेस भी, ट्रेडिंग बिजनेस फ्लरिश हो रहा था. उसके बाद में मैं जब पढ़ के आया 1980 के अंदर, तो फिर मैं सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आया. पहले सबसे पहले, उसके पहले तो हमारी सारी फैमिली जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस में थी. और वो भी एक इत्तेफाक ही था कि भी ये नहीं कह सकता कि मैं मैन्युफैक्चरर बनना चाहता था. वो भी इत्तेफाक ही था. फादर वाज इन ट्रेडिंग ऑफ ऑटोमोटिव बल्ब्स और ही वाज बाइंग ऑटो बल्ब्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर. और उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी दिल्ली के अंदर. जी. तो उन्होंने बोला कि बजरंग तुम अब पढ़ लिए हो हाँ. एमकॉम. आई डिड एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तुम पढ़ लिए तो अब कल, जैसे आज एग्जाम पूरा हुआ था, कल ना मैंने बात कर ली है, मिस्टर सोनी है, उनसे बात कर ली है, आप तुम आ जाना शुरू कर दो. अच्छा. वो एक ओखला मिनी फैक्ट्री बनानी है उनको ऑटोमोटिव बल्ब्स की, वहाँ पर जाना शुरू कर दो. तो आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया या कि मैं हाँ, तो उस वक्त सोच नहीं थी. उस समय तो यही होता था, जो पेरेंट्स कहते हैं कल Yes, यहाँ yes. जाना है तो वहाँ पहुँच जाओ. वो सोच तो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आती है तब आती है. जिस वक्त आप ना अपने आप शुरू को कर बिल्डअप रहे हैं. करते हो, ऐसा ये पक्का था कि मुझे मतलब आई हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये मन में था. जनरेट एम्प्लॉयमेंट. हाँ. ये एक बहुत अच्छा थॉट. हाँ, ये मुझे जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. मुझे एम्प्लॉय नहीं बनना, आई हैव टू बी जॉब क्रिएटर. जॉब क्रिएटर. कुछ ऐसा करूँ, कुछ मैं जॉब क्रिएशन कर सकूँ. और ये 80s की बात है. हाँ, 1980s की बात है.
उसके बाद वो बिजनेस चलता रहा। उसके बाद में जब नेक्स्ट जनरेशन, जब संजय did his MBA from Australia, and his younger brother did BE, after he did BE here and then MBA from US, वो जब आए 97 में, तो उसके बाद में जो दोस्ती तो थी, तो उन्होंने बोला, आपस में दोनों ने बात की, कभी देखो संजय आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से थोड़ा सा, तो मैं फर्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चर था ना, मैन्युफैक्चरिंग के कितने स्ट्रगल थे, क्या कमाई कर रहा था, उनको ये था कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग लाइन के पर अंदर उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं मालूम था। स्ट्रगल मालूम नहीं था। कहता संजय को बजरंग के साथ एसोसिएट कर देते, ओके, वो ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आए, के साथ एसोसिएट कर देते। तो नेक्स्ट जनरेशन में वापस हम एसोसिएट हो गए, मैं और संजय एसोसिएट हो गए। 2 साल बाद में अजय आया, तो इसका ब्रदर अजय आया, तो वो एसोसिएट हो गया। और मैं, हम लोग 2 ब्रदर, मैं और LP पोथरा जी, तो 2 ब्रदर है, वो बिजनेस में साथ थे। सो इस तरह से वो पार्टनरशिप नेक्स्ट जनरेशन में वापस नेक्स्ट जनरेशन में आ गई। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी साथ में है। अच्छा, तो नाउ इट्स ए लेगेसी ऑफ 3 जनरेशंस। लेगेसी ऑफ 3 जनरेशन, हाँ, सो पार्टनरशिप लेगेसी ऑफ 3 yes, जनरेशन। yes, yes. सो जब हम 3 जनरेशन की लेगेसी की बात करते हैं, तो जो आप कई बार ये पूछें कि बिजनेस में इंटीग्रिटी चाहिए, एथिक्स चाहिए, कोर वैल्यूज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो हम तो 47 ईयर्स 50 ईयर्स से वो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, एथिक्स सब देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो भी आज हम्बल स्टेज पे आज आए हैं, बिकॉज जो भी स्टेज पे पहुंचे हैं, जी, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये जो हमने जो कुछ कोर वैल्यूज या कोर सिस्टम्स या कोर प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, जी, उसी बेसिस पे पहुंचे हम लोग। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो पार्टनरशिप आपने वर्ड यूज़ किया, और बहुत लोग घबराते हैं इस टर्म से कि बनेगी नहीं बनेगी। शुरू में तो बन जाती है, लेकिन जैसे आप सक्सेसफुल होने लगते हैं तो थोड़े मनमुटाव कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ कि वो मेहनत कर रहा है, मेरी वजह से बिजनेस है कि उसकी वजह से। क्योंकि मैं अपने एग्जांपल से बात करूँ, जब मेरे फादर ने शुरू किया तो उन्होंने पार्टनरशिप शुरू किया, तो उनको लगा कि फिजिक्स वाला अच्छा पढ़ा रहा है कि बायोलॉजी वाला अच्छा पढ़ा रहा है, किसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। Yes. तो वो मनमुटाव बढ़ता चला गया और वो पार्टनरशिप टूट गई। पहले तो वो था कि भाई कुछ क्रिएट करना है, उसका नाम अब आ गया है, एक टाइटल आ गया। हाँ, तो क्या है कि कोई मतलब पता नहीं चलता, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला समझता है कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो कम कंट्रीब्यूट करने वाला है, हो सकता है वाइजली कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ, और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। हाँ, लेकिन हम समझते हैं कि यार वो 2 घंटे समय दे रहा है, 4 घंटे समय दे रहा है, लेकिन 4 घंटे में इतना प्रोडक्टिव समय देता होगा जो हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। और दूसरा जो प्रिंसिपल्स मैं मानता हूँ कि भी अलाइनमेंट, ये हम कभी नहीं कह सकते कि भी 47 यूनिवर्स के अंदर आपस के अंदर डिफरेंसेस ओपिनियन नहीं हुए होंगे, होते होना भी चाहिए, डिफरेंसेस ओपन तो होना चाहिए। उसके बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या है, उसको अपने को ईगो को छोड़ के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो अलाइनमेंट का जो भाव है कि हमको अलाइन करना है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या है उसको सोच के अलाइन करना है। भी अपने को ईगो को साइड के अंदर लेट अस डेलिब्रेट कि तुम कंपनी के लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो नहीं छोड़ो, उसको छोड़ दो। उसमें मैं समझता हूँ कि अभी मैं बता रहा था कि भी मैं जैन हूँ, है ना। वैसे बेसिकली हम लोगों को दोनों की फैमिली बैकग्राउंड एक जैसे ही है, फैमिली कल्चर एक जैसा ही है। ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं, हम लोग चूरू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो एक जैन में एक सिद्धांत है, अनेकांत का सिद्धांत। अनेकांत, अच्छा। अनेकांत का सिद्धांत बोलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मे बी राइट, आई मे आल्सो बी राइट। यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, I am thinking from my perspective. Correct. But if I put myself in your shoes and start thinking that I am Akash Chaudhary and how Akash Chaudhary will think about it, तो आपको आंसर मिलेगा कि भी इनके पर्सपेक्टिव से ये सही सोच रहे हैं। Yes, और if you put yourself in my shoes and then start thinking कि how Bajrang will start thinking about it, पर्सपेक्टिव तो अलग अलग हो सकते हैं, एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है, वातावरण अलग अलग हो सकता है, मेरा थॉट पे राइट हो सकता है और आपका थॉट भी राइट हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसा सोचते हो तो आपको आंसर मिलता है, नहीं, अगर मैं इफ आई एम यू स्टिल आई विल थिंक द सेम वे व्हिच आई एम थिंकिंग, देन यू हैव टू फर्मली से दैट ना, आप जो सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे हो, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, आई एम राइट, आई फील आई एम राइट। और फिर उसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो काम हो जाता है, कन्विंस कर देता हूँ। मतलब ये नहीं कि पुश करते हैं, बट कन्विंस किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि भी सुनो, पर्सपेक्टिव जो है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी सोच में क्या है, उसकी जगह के ऊपर उसका वातावरण क्या है, उसको इकोसिस्टम क्या बोलता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब सोच क्या है उसकी। तो ये
आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा था कि अब जैसे अपने है ना, हमारे क्या है कि एक फिलॉसफी बनाई हुई है हमने हाँ, पार्टनरशिप, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़रूरी है है। ना। तो हमने जो देखा हमारे पेरेंट्स का, उससे हमने एक मतलब ड्रॉ किया कि उनकी सक्सेस का कारण क्या था, पार्टनरशिप की सक्सेस का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो 3T थे। 3T, हाँ, अच्छा, तो 3T, फर्स्ट T क्या था? ट्रस्ट। ट्रस्ट, पार्टनरशिप में क्योंकि देखो पूरा ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल फेथ होना चाहिए। फेथ अगर होना मैं कुछ चाहिए। कर रहा हूँ तो मैं सबके हित में कर रहा हूँ, हाँ, अगर भैया कुछ कर रहे हैं तो सबके हित में कर रहे हैं। ठीक, हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में होना चाहिए, हाँ, ट्रस्ट शुड बी फॉर द एंटायर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, तो मतलब लोग क्या, एक कई बार बहुत सारे ट्रस्ट के डेफिसिट होते हैं, है ना। हाँ, तो ट्रस्ट डेफिसिट से ना कोई वो डेलीगेट कर पाते हैं चीज़ों को, ना कोई ओनरशिप क्रिएट कर पाते हैं। तो और ट्रस्ट कई करना लोग तो है। ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं यस, 2 लोगों के यस, बीच में, यस, ताकि अपना उल्लू सीधा कर सकें। बिल्कुल। तो पहला टी तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ट्रस्ट, करो, है ना। आप जब अगर 100 लोगों पे ट्रस्ट करोगे, मेरे पिताजी का मानना था, अगर 100 लोगों पे ट्रस्ट करोगे आप ना, तो आपको 98-99% लोग तो ठीक ही मिलेंगे। एक आध दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको कुछ धोखा दे सकते हैं, कुछ छोटी मोटी आपका, बट उससे आपकी किस्मत लेके नहीं वो जाएंगे अकाउंट वो। में लेके तो हाँ, चलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके, तो जहाँ पे आपको 98% बेनिफिट मिल रहा है, वो 1-2% अगर डेफिसिट हो भी जाएगा, तो बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट इट्स अ आने गुड वाला डील, नहीं है। तो वो एक हमारा मूल है हमारे पार्टनरशिप का, कि ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट। जी, और दूसरा हमारा है कि टॉलरेंस। टॉलरेंस, सेकंड टी है टॉलरेंस, ओके, कि टॉलरेंस तो होनी पड़ेगी ना किसी भी रिलेशनशिप में। यू कैन नॉट बी इनटॉलरेंट, लाइक जैसे करेक्ट, भैया ने बताया वो तो कि शादी में भी होना पड़ता बिल्कुल है वो भी पार्टनरशिप है, बिल्कुल। और जी, आज कोई कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, कल वो ज़्यादा करेगा, है ना। तो वो तो चलते रहता है उसमें, तो थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए। हर एक का समय आएगा, हर एक के अंदर एक कंट्रीब्यूशन करने की अगर इच्छा है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो वो बिल्कुल, थोड़ी सी टॉलरेंस होनी ज़रूरी है। मेरे को लगता है आज के समय में ये जो टॉलरेंस है ना, ये काफ़ी लोग भूलते जा रहे हैं इस चीज़ को। तो या कम हो टॉलरेंस, गई है, हाँ, ये कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा इसका हमें लगता है कि इसकी बहुत वैल्यू है टॉलरेंस की। और थर्ड टी है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वो कुछ थोड़े दिनों तक चल सकता है, यू कैन डिसीड पीपल फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी अगर रखोगे ना, तो पीपल अंडरस्टैंड, लाइक नो वन इज़ अ फूल, सो पीपल विल अंडरस्टैंड। तो हमें लगता है कि हम बैक एंड फोर्थ जब भी बात करते हैं तो हम ये 3T की बात करते हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे बढ़ाएं। तो पार्टनरशिप के लिए आपने एक बड़ा अच्छा एक एक्रोनिम दिया है यस, 3Ts का, जिसमें आप सबसे पहले ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, फिर टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। या और ट्रांसपेरेंसी पे ये एक कई बार लोग यहाँ चूक जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि मैं तो अपने मन में ट्रांसपेरेंट हूँ, या लेकिन मेरी मन की बात तो मेरे मन में है, मुझे सामने वाले को अपनी मन की बात दिखानी भी ज़रूरी है, यस, ताकि उसको क्लियर हो कि मैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कहते हैं कि भाई आप हॉनेस्ट हो, तो आपके ऑनेस्ट होने से काफ़ी नहीं, आपको ऑनेस्ट दिखना भी पड़ेगा, ताकि अगले वाला कोई मन में मन मुटाव ना रखे। बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी। आपने बोल रहे हैं ना कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड इट इज़ दैट इट हैज एज्यूम्ड, टेकन प्लेस। यस, सो यस, कम्युनिकेशन लोग सोचते हैं कि मैंने कर दिया था, बट वो हाँ, होता नहीं एक्चुअली। तो आपको उतना ही एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा, या स्पेशली जहाँ पार्टनरशिप है। या मतलब हम घर में भी देखते हैं मियाँ बीवी में, जहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है वहाँ पे मनमुटाव होता है। जहाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर है, चाहे वो अच्छी बात है, बुरी बात है, मुश्किल बात है, आसान बात है, तो वहाँ पे वो रिश्ता बहुत लंबा जाता है। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, तो मेरा लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट था, मेरे फादर का डिफरेंट था। तो जिस लीडरशिप स्टाइल से मैं शुरू करने लगा, तो एक बड़ा स्ट्रांग ओवरहैंग आया कि भी जिस तरह से मेरे फादर डील करते हैं, मुझे भी शायद वैसे करना चाहिए। तो मैं वैसे करने लगा, लेकिन मुझे 2 हफ्ते में समझ आ गया ये मेरा नेचुरल स्टाइल नहीं है। या तो मैं एक्ट कर लूँगा उनकी तरह, बट मैं कन्विंस नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करना है। तो मुझे अपना वो स्टाइल वापस अपने उस पे लाना पड़ा और अपना रास्ता खुद ढूँढना पड़ा, और वहीं जाके सक्सेस मिली जो आप नेचुरल होने की बात करें, क्योंकि जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो आपके नेचुरल बिहेवियर से ही आती है। सही बात। बिल्कुल, तो आप यहाँ लीडरशिप की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप क्रिएट कर पाना, लीडरशिप स्टाइल क्रिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो आप डील कर रहे हैं, एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ स्टाफ से कर रहे हैं, जो कि ब्लू कॉलर से लेके वाइट कॉलर तक भी है। और जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो आपने अपने डीलरशिप स्टाइल को कैसे फ्लेक्सिबल या वर्सेटाइल रखा
व्हेन यू गॉट इनटू दिस, कि आपको लगता था कि इसमें चैलेंज आएगा? अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स से जो इवॉल्व किए हमने, जी। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ दिस बिजनेस एक्सपीरियंस। पहला तो है कि भी बेस्ट के साथ ग्रो करना है। वी हैव टू ग्रो विद द बेस्ट, ग्रो विद द बेस्ट, ग्रो विद द चाहे वो बेस्ट। स्टाफ हो चाहे बाहर वाला हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबके साथ लेटस, ऐसा नहीं है कि भी आप ये सोचते सोचते कहीं धोखे भी खाते हो, कहीं पर लगता है कि आपको 1 महीने 6 महीने बाद लगता है कि नहीं यार कहीं गलती तो हो गई, इस डिसीजन में गलती हो गई। लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ आपने एसओपी बनाई हुई है कि इस जी। तरह के लोगों से ग्रो करना है, साथ में ग्रो करना है, खासकर कस्टमर्स, सप्लायर्स, अपने फ्रेंड सर्कल, सभी में एप्लीकेबल होता है ये। तो हमने एक तो ये देखा कि हमको जो कस्टमर सिलेक्शन जो है हमारा, वो बेस्ट हमको सिलेक्ट करना है। कस्टमर सिलेक्शन का हमारा क्राइटेरिया सिंपल है कि हम हमारे से एक्सपेक्टेशन कस्टमर को क्या रहती है, अच्छा। कॉस्ट, क्वालिटी, हम्म, डिलीवरी। हम्म। और हमको एक्सपेक्टेशन कस्टमर से सही क्या है, दाम पे सही माल सही समय पे पहुंच जाए। पहुंच जाए। हम्म, वो बड़ी एक्सपेक्टेशन करता है, ही इज़ वेरी डिमांडिंग। एक तो सबसे पहले जो बेस्ट होता है ना, बहुत डिमांडिंग होता है। हम्म, बेस्ट के साथ एक फ़ायदा यह है कि ही इज़ वेरी डिमांडिंग। वो आपको अच्छा बनाता है। हाँ, क्यों बेस्ट इसलिए है कि ही इज़ वेरी डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी। हम्म, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन उस कस्टमर से क्या है? हम्म, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो कस्टमर आपको ग्रोथ दे, हम्म, आपको टाइमली पेमेंट दे, हम्म। ताकि आपका कैश फ्लो, चर्निंग, चर्निंग चलता रहे। रोटेशन फास्ट चलता रहे। हम्म, तो ये जो प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया कि टू ग्रो विद द बेस्ट, इट हैज़ रियली पेड ऑफ। बिकॉज़ हमको याद नहीं है कि हम नॉर्मली एआर, अकाउंट्स रिसीवेबल्स रिव्यू बहुत कम करते हैं। बिकॉज़ कस्टमर प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि कस्टमर जो है वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं। 5, 7, 10 दिन इधर-उधर हो जाता है, वो अलग बात है। अगर टाइमली पेमेंट नहीं देता तो धीरे-धीरे हमारी वो लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो कम से कम एक एंड हमारा सिक्योर हो गया कि भई हमको अपना फोकस करना है कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी में। पहले की बात बता रहा हूँ, आजकल ये नहीं थोड़ा-सा कि हम कलेक्शन में ही लगे रहें हाँ, पूरे। और उस वक़्त जिस वक़्त हम बिज़नेस में आए थे, उस वक़्त हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटर भी थे, हमारे कलीग्स थे, जो कॉम्पिटिटर बोलूँ या कलीग्स बोलूँ। लेकिन उनका था कि भी उन्होंने वो सिलेक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया, तो रोज़ शाम को निकलते थे, भागीरथ प्लेस में, लाजपत राय में या चौड़ी बाज़ार जाते थे। और वो पहले यहाँ पर वो एक वो बैग होती थी, वहाँ पर यहाँ पर उसको बेल्ट यहाँ लटका के नीचे लटकी होती, उसके अंदर कुछ वो उस वक़्त वो बोलते थे पर्चियाँ, बोलते थे पर्चियाँ। पर्चियाँ। पर्चियाँ लेके जाते थे हाँ। कि साहब वो आज इतना पेमेंट। पैसा हो गया, इतना बाकी बचा है, इतना दे दीजिए। वो निकालता था, इतना दे दिया, इतना बच गया, इतना है, उसी के ऊपर, कागज़ के ऊपर हिसाब हो गया। तो हमने तो सारा ऑर्गेनाइज़ धंधा किया। हमने बोला कि हमको तो अनऑर्गेनाइज़्ड बिज़नेस पे जाना नहीं है, ऑर्गेनाइज़्ड बिज़नेस में जाना है। बिल्कुल। और डिमांडिंग कस्टमर जो होगा, जो ऑर्गेनाइज़्ड होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होगी, ब्रांडेड कस्टमर होंगे, वही इस कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन शुरू में बहुत कम रहा हमारा, वो हमको स्ट्रगल भी करना पड़ा। लेकिन जो ग्रोथ उन्होंने दिया, जो टाइमली पेमेंट की, जो स्केल, उसके कारण हम जो स्केल अप कर पाए बिज़नेस को, वो लोग नहीं कर पाए। तो ये नेचुरली कैसे आपको आया कि, क्योंकि टेम्पटेशन होती है कि आपने नया बिजनेस शुरू किया है, जो पहला क्लाइंट मिले उसको सामान दे दो, पेमेंट तो आ जाएगी, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि भरोसे से चलते हैं कि 1-2 आदमी गलत निकलेंगे, चलो आपको लगता है कि भी उसकी डिमांड है, उसका मटेरियल है, हम बना रहे हैं, वो हमारे को बिजनेस दे रहा है, तो शुरू करते हैं। तो क्या वो शुरू में कुछ ऐसे ऐसे बिजनेस एंट्रीज हुई जो बाद में पता चला कि भाई अब तो इस पे कोई रोक लगानी पड़ेगी? हाँ, इवॉल्व हुए फास्ट, लेकिन जो एक एक्सपोज़र, एक मेंटेनेंस होता है, एक्सपोज़र मैकेनिज़्म, कितना एक्सपोज़र रखना है। हाँ। तो एक्सपोज़र मैकेनिज़्म शुरू में पता नहीं वो अक्ल कहाँ से आई, पता नहीं अक्ल आ गई। आजकल तो कई मेंटर होते हैं, अक्ल देते रहते हैं आजकल। उस वक़्त तो हम लोग खुद ही एक्चुअली मैंने भी ये भी देखा है, जब आप सही इंटेंशन से काम करो ना, तो भगवान भी ऊपर से एक अच्छी राह और बुद्धि दे देता है बिल्कुल। कि भाई आप ये ठीक कर रहे हो, आपके साथ हम अच्छा ही करेंगे। So if you see all our customer profile जी। throughout the group businesses, I think we are dealing with the best clients ओके। in the class, in our category, and very, very happy that giving us huge growth, huge scale up opportunities, and timely payments. तो ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि नॉर्मली क्लाइंट से की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कॉस्ट होगी, क्वालिटी, स्पीड, डिलीवरी, इन सब पे तो सब लोग फोकस करते हैं, लेकिन आपकी एज अ मैन्युफैक्चरर क्या उम्मीदें हैं कि अगर वो आपको ग्रोथ देने वाला है, वो ग्रो करने वाला क्लाइंट है, तो ही हम उनके साथ जुड़ें? क्योंकि बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि भाई आपका एफर्ट तो उतना ही लगना है, चाहे वो अच्छा क्लाइंट है, बुरा क्लाइंट है, बिल्कुल। स्लो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है। तो क्यों ना हम फास्ट ग्रोइंग और एक एफिशिएंट क्लाइंट के साथ जुड़ें,
चाहे उसमें हमें समय ज़्यादा लग जाए, टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देते हैं। एकदम एकदम। That's तो very वो मतलब जो डिमांडिंग होता है ना, जो बहुत डिमांडिंग कस्टमर जो बेस्ट इन हाँ। क्लास होता है और जो टाइमली पेमेंट देता है, हाँ। वो टाइमली पेमेंट वही दे सकता है जिसके अपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम्म, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक है, अपना उसका कस्टमर बेस, उसका अपना एंड कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, तो वो उसका एंड कस्टमर बेस भी ऐसा होगा जो ग्रोइंग होगा, करेक्ट। उसका एंड कस्टमर बेस ऐसा है जो उसको टाइमली पेमेंट दे रहा है। तो अल्टीमेटली वो एक साइकिल है, साइकिल तो चलती उसी ग्रुप के आप पार्ट बन जाते हैं हाँ। जो फॉरवर्ड थिंकिंग और सिस्टम से चलने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते थे कि अच्छा टीचर जो है ना वो अच्छा बच्चा बनाता है, हाँ। तो वो Right. हमारा क्लाइंट है एक तरह से। Yeah. वो क्लाइंट अगर शार्प है तो टीचर को इतना तंग करता है कि उसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ता है क्लास Yes, में। yes. तो एक अच्छा टीचर को बनाने के पीछे अच्छे बच्चों का बड़ा हाथ है। बेसिक प्रिंसिपल्स। हाँ बिल्कुल सही है ये, हम्म, मतलब ये कि- बेसिक प्रिंसिपल्स भैया ने सेट करे हुए थे ना, तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है ये हमारे बिजनेस के लिए। हम्म, और हमारी जो रिलेशनशिप है क्लाइंट से ना, देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, हम्म, तो अब हमारा क्या धीरे धीरे माइंडसेट भी ऐसा ही हो गया है हम्म, कि ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है ना वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो गया है। सो वी डोंट बिलीव इन टेकिंग एनी शॉर्टकट्स, मतलब कोई भी चीज़ हो जाए हम्म, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स की बात ही नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन हो गया है सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई नई इंडस्ट्री में घुसना हो, है ना। हम्म, तो हर जगह पे एक लॉन्ग टर्म सोच रहती है। और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने डील ही उन लोगों से किया है जिनकी ओवरऑल बिजनेस पॉलिसीज बहुत ही क्लियर है ना, प्रैक्टिसेस बहुत ही क्लियर है। तो ओवर द ईयर्स मेरे को लगता है कि वो हमारे दिमाग में भी परकोलेट हो गया कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है हमें। करेक्ट। तो वहाँ पे भी मतलब एथिक्स जो है ना वो हमारे बिल्कुल मतलब कण कण में इम्बाइब हो गया आज की डेट में। तो ये मतलब इसमें प्रमोटर्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद स्टाफ कहेंगे, या एचआर पॉलिसीज या एचआर के लोग उनकी बात कहेंगे, मतलब ये एथिक्स और ये प्रिंसिपल्स लास्ट मैन ऑफ द कंपनी तक कैसे आप लोग उसको लेके जाते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग तो सब अच्छा सोच रहे हैं, या अच्छा डिसाइड कर रहे हैं, बोर्ड रूम में सारा डिस्कशन हो गया, विजन बन गया, क्लीन बन गया, नीचे आखिरी आदमी तक, जैसे वो चाइनीज विस्पर होता है ना, आखिरी आदमी तक वो बात ही यस बदल जाती यस है। यस यस। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे इतने ट्रेंड या एजुकेटेड लोग नहीं हैं, अगर ब्लू कलर की बात करें, जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है? यस, तो इसमें तो देखिए मतलब है ना, मेरे को लगता है कि एक तो जो टॉप लेवल, टॉप से बॉटम फ्लो होता है ये ना। हाँ। तो अगर टॉप में अगर लॉन्ग टर्म विजन है, हम्म, अगर एथिकल प्रैक्टिसेस है, तो कहीं ना कहीं नीचे पहुंच ही जाती है वो चीज़, है ना। वो डीएनए तो वहीं पे डिसाइड होता है। DNA वही तो decide ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए एक तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दूसरा है कि फिर हम ये इंश्योर भी करते हैं, देखो अगर मेरे मन में अगर कुछ ऐसा है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना है मैंने, है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में मैं जरूर, अगर बिल्कुल टॉप बॉटम लाइन में ना बताऊँ वो चीज़, है ना, बट कोई भी लेवल में अगर वीपी लेवल को बताया, मैंने किसी को बताया ना, तो नीचे फ्लो होगी उस चीज़ को। करेक्ट। तो ये अच्छाई वो छुपती नहीं है, जैसे पहले बोलते थे ना, अच्छाई की जो खुशबू है वो छुप नहीं सकती है। हाँ। तो वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए वो कभी छुप नहीं सकता है, डीएनए तो मेंटेन रहने वाला ही है। तो एक तो होता है कि, है ना, जब हम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में हाँ बहुत अच्छी सोच है, बट नीचे परकोलेट नहीं हो रही है वो सोच। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए एचआर की पॉलिसीज़ है, उसके लिए जब भी हमें मौका मिलता है इंटरेक्शन का, सो वी मेक श्योर कि जो स्किप ऑर्गेनाइजेशन, लेवल आप हाँ सीधा नीचे तक। बिल्कुल। तो जैसे दिवाली में गेट टुगेदर्स होते हैं, हाँ। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कि, तो वहाँ पे भी मेक श्योर कि जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारी, फाउंडर्स की स्टोरी है, जी। भैया की स्टोरी है ना, जी। हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो कोर वैल्यूज़ है, उसको ज़रूर बताएं हम। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको कम्युनिकेट करें, उसको थोड़े से स्टोरी अच्छी से इंस्पिरेशनल वैल्यू तरीके से कम्युनिकेट करें, और उसको फॉलो भी करें। क्योंकि अगर कम्युनिकेट करेंगे और सिर्फ अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर काम चलता नहीं बस। करेक्ट। वो लोग, जैसे आपने कहा कि लोग भाप लेते हैं उस चीज़ को, Yes. कि भी हाँ। कितने ऑनेस्ट हैं आप Yeah. अपने कम्युनिकेशन और फिलॉसफीज को लेके। तो मैसेज की बात है संजय, हम्म, मुझे याद आया कि ये बहुत शुरुआती बात है। जी। मतलब एक हमारे एक बिजनेस वर्टिकल है एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन का, जिसको थर्मोकोल बोलते हैं। एक जी। बिजनेस वर्टिकल में हम थर्मोकोल की प्रोसेसिंग करते जी, हैं, जी, जी। एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन प्रोसेसिंग। तो उसमें हमारा एक शुरुआती कस्टमर था सैमसंग। सबसे पहले हम, दैट फैक्ट्री, वन फैक्ट्री इन ग्रेटर नोएडा, तो सैमसंग सबसे पहले वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर आई, ओके। जिसको एक्सपांडेड पॉलीस्टायरीन की पैकेजिंग में जरूरत होती है। उसके पहले हमारे पास दूसरे कस्टमर थे, सलोरा, डायनोरा, क्राउन, बेलटेक, वो कस्टमर थे। सारे इंडिया के। तो वो थे जो जो बना रहे थे, वो सब जा रहा था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब सैमसंग आया और सैमसंग को हमने सप्लाई शुरू की, जो सप्लाई करें रिजेक्ट, अच्छा। जो सप्लाई करें रिजेक्ट, जो सप्लाई करें रिजेक्ट। 2-3 स्टाफ थे हमारे पास। कहते भाई साहब ये है ना कि ये कस्टमर जो है ना हमको तंग कर रहा है, इसके मन में कुछ इंटेंशंस गलत है, अच्छा। और अपने को तंग करने के लिए ऐसा रिजेक्ट हो रहा है।
यानी इसको अपने को बंद कर देना चाहिए, अच्छा। बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा नहीं चलाओ, कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो और 1 महीने के बाद मैं रोज़ परेशान हो रहे हैं, फिर हमको बुलाते हैं, बोला परेशान हो रहे हैं कि भैया ऐसे। तो मुझे गुस्सा आया बहुत, मैंने बोला बंद कर दो उसको सैमसंग अच्छा। को। तो बंद करने के लिए मैंने बोला हम बंद कर देंगे तो फिर वो वी वर द नियरेस्ट। और थर्मोकोल क्या होता है, वी आर वर्चुअली ट्रांसपोर्टिंग एयर, कस्टमर बेस हमको पास में चाहिए, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो Yes. किल कर ट्रांसपोर्टेशन देगी बहुत अगर ज़्यादा आपको। है। तो मतलब सोचा कि मतलब एक ईगो होता है ना, ईगो था कि जाऊंगा उसको बोलूंगा कि बंद कर रहा हूँ, बोलेगा नहीं बोथरा जी बंद क्यों कर रहे हो, देखो अब तंग नहीं करेंगे आपको, हाँ। नहीं करेंगे। तो उनके मल्टीनेशनल कंपनी, उनके सिस्टम्स थे। तो मैं बड़ा अकड़ के पहुंचा वहाँ पर जी। अकड़ के पहुंचा। फिर मैंने मिस्टर कमल भार्गव थे वहाँ पर जो हेड ऑफ सोर्सिंग थे, तो मैं बैठा वेट कर रहा था, उनके आए तो अच्छा मिस्टर बोथरा आप आ गए क्या, आइए बैठिए, हम आपकी वेट कर रहा था। मैं क्या बोलने वाला था कि मैं भार्गव साहब मैं आपको सैमसंग को आज से बंद कर रहा हूँ, मुझे इतना मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप रोज़ बोलते हो क्वालिटी इंप्रूव कितनी इंप्रूव करें, इंप्रूव तो करती बहुत है। तो वो बैठते बोलते मिस्टर बोथरा आपकी वेट कर रहा था, आइए बैठिए। पता है आपको अगले महीने से हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अगले महीने से वही रेडी था वो बताने। अच्छा। अगले महीने से आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो मैं तो सोच के कुछ और आया था, और उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर कि ब्लैक लिस्ट हो रहा हूँ। मतलब पता नहीं क्या हुआ, और सैमसंग ब्लैक लिस्ट कर रहा है। तो मैं एक आदमी होता है ना, बड़ा अकड़ के आता है, बदमाश होता है, बड़ा अकड़ के आता है, सामने वाला भाई एक मुक्का मार देता है, ठंडा हो जाता है। तो उसने मुक्का मारा, मैं ठंडा हो गया। अच्छा। तो मेरी स्टार्टेड, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हुए। तो वो ही आल्सो बिकम इमोशनल, क्या मिस्टर बोथरा ऐसे क्या बात होगी, बताओ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। उसने सोचा कि भी ऐसा बोलूँगा तो मैंने ऐसा गलत स्टेटमेंट दे दिया, ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। तो बोला आप ये कुछ 1-2 बिजनेस दे देता हूँ। तो बोला उसके पहले उसने बोला कि देखो 2 मॉडल आप सप्लाई कर रहे हैं, एक मॉडल जो है आउट ऑफ लाइफ हो रहा है अगले महीने, दूसरा मॉडल हम दूसरी जगह सोर्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप बंद है, आपका रास्ता बंद सैमसंग के। तो कहते हैं बताइए क्या चाहिए आपको, तो क्यों ऐसे इमोशनल इतने क्यों हो रहे हो। तो मैंने बोला देखिए ऐसा है कि इमोशनल मैं इसलिए हो रहा हूँ कि आप मुझे रिक्वेस्ट एक आपसे है कि आप मुझे ब्लैक लिस्ट मत कीजिए, और मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। 2 महीने बाद में मैं वापस आऊँगा, अगर आप मेरे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखते हो तो वापस आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मुझे बंद कर दीजिए। ओके। 2 महीने बाद बंद कर दीजिए। ओके। कहते हैं दैट इज़ फेयर। उसके बाद मुझे वो ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री थी, मुझे दिल्ली जाना था, बीच में सैमसंग की फैक्ट्री थी, वापस में फैक्ट्री गया। छोटी सी फैक्ट्री थी और 2-4 लोग काम करते थे, स्टाफ थे। ये कब की बात है, किस ये साल की? 1992 की 92 अच्छा। 1987 90 के आसपास, 92 की बात, 92 की जब बात। ओपन हुआ था सारा। हाँ, 92 की बात। तो वापस में आया तो जो संजय बता रहा है ना कि मैसेज जो है ना टॉप डाउन होता है, और मैंने मतलब काफ़ी उसको जो टीम को फायर किया। टीम मतलब 2 आदमी की टीम। मतलब उस समय तो टीम यंग ही थी, छोटी थी। तो फायर किया, मैंने कहा देखो तुमने मुझे बोला कि रोज़ तंग करते हैं, रोज़ उसके बाद जाके मैंने बोला, उसने आज ये बोला है, और मैं ब्लैक लिस्टेड नहीं हो सकता सैमसंग से, मेरे ईगो का सवाल है। मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ समाज के अंदर, अपने यार दोस्तों को बोलता हूँ देखो मैं स्टार्टेड सप्लाईज टू सैमसंग का नाम ब्लैक लिस्ट हो रहा है। कहते आज 100 प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कल रोज आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कल 99 होनी चाहिए, परसों 98 होनी चाहिए, फिर 97 होनी चाहिए। मैं 2 महीने का वक्त दे के आया हूँ, 2 महीने के अंदर सैमसंग में 0 डिफेक्ट सप्लाई जानी चाहिए। ओके। तो जो मैसेज दिया, जो एक मैसेज वो दे रहे थे कि बंद कर देते हैं, मैंने बोला बंद कर दो। तो वो जब बंद कर देते हैं वो मैसेज, जो वो भी मैं भी उनके साथ सिनर्जाइज कर रहा था, उनकी स्टोरी के साथ मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा था। तो वो दे वर नॉट बोदरिंग अबाउट द क्वालिटी, बोदरिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। उसके बाद में मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1.5 महीने के बाद में वी वर एबल टू सप्लाई एट 0 डिफेक्ट टू सैमसंग। और उस वक्त जो 3 सप्लायर और थे, आज टुडे वी आर एंजॉइंग मे बी 70-80% शेयर ऑफ देयर बिजनेस। और उस वक्त जो 2-3 सप्लायर और थे वो आज सप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा। मतलब वो बिकॉज वी वर सो एग्रेसिव ऑन क्वालिटी फ्रंट एंड ऑल दैट। एक छोटा सा एपिसोड जो मुझे इमोशनल बनाया, लाइफ में बदलाव लाया। मतलब एक जैसे छोटा सा ट्रिगर पॉइंट होता है, जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट लर्निंग कि भी अल्टीमेटली कस्टमर इज ऑलवेज राइट। करेक्ट। कस्टमर राइट है,
अच्छा कस्टमर, फर्स्ट यू हैव टू सी, यू हैव टू चूज ए डिमांडिंग कस्टमर. The customer should be very good. And then if he says something, he is having a global perspective, global experience. And if he's trying to coach you something, respect it, try to follow it. अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो यू कैन नॉट ग्रो. करेक्ट. बिल्कुल. तो एक डिमांडिंग कस्टमर के साथ काम करना, और उसके बाद जो आपकी वो कमियां या आपको जो कस्टमर फीडबैक दे रहा है, सेंट्रिक, कस्टमर इज ऑलवेज राइट. हाँ, उसको आपने बड़ा सीरियसली लेना है. बिल्कुल. ये नहीं कि भाई वो हमें कैसे रिजेक्ट कर सकता, हम तो इतने टाइम से काम कर रहे हैं. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हाँ, आपने हाँ. शेयर किया. हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है ना, मैं उसको एट्रीब्यूट करूंगा हमारे एक कस्टमर है उसके ऊपर. आई वोंट टेक हिज नेम, हाँ, बट एक कस्टमर, उसने हमें बहुत सिखाया. अच्छा मतलब क्लासरूम में बिठा बिठा के सिखाया, खुद के यहाँ पे अच्छा. खुद की टीम भिजवा के ऑडिट्स करवा के सिखवाया. हमें जो डिसिप्लिन है ना कि ऑफिस पहुँचना है सुबह 8 बजे, मतलब वहाँ से डिसिप्लिन आया. हम लोग रहते थे प्रीतमपुरा रहते थे, हाँ, 55 किलोमीटर हम ट्रैवल करते थे. हाँ, तो हम 7:30 निकलते थे, 9 बजे पहुँच जाते थे, कभी 9:30 बज जाते थे, 2 घंटे Correct. लगते थे. तो वो मतलब ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हाँ. नहीं, आप अगर प्रमोटर्स हो, आप डायरेक्टर हो, आप एमडी हो, तो आपको सबसे पहले पहुंचना है ऑफिस में. आपको वैसा क्रिएट करना है एक एटमॉस्फेयर, है इट इज डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है. करेक्ट. तो उसने बहुत बेसिक से बहुत कुछ सिखाया. तो मेरे को लगता है जो बेसिक, जो भैया बात बोल रहे हैं, अच्छा कस्टमर जो होता है ना, वो आपका पूरा का पूरा एक सोचने का तरीका चेंज कर देता है. मतलब इतने बेसिक्स पे कौन काम करेगा कि आपको टाइम पे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, सबसे पहले पहुंचना ऑफिस में, है ना. और ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं. यस. जैसे कई बार कहते हैं ना कि लाइफ में अच्छा करने के लिए आपको कोई एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करने हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सिग्निफिकेंट गैप ले आते हैं. जैसे कहते हैं ना, आज आप 1 डिग्री चेंज करो, बिल्कुल. 5 साल बाद वो 36 डिग्री बन जाता है. यस यस. दैट इज द पावर ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंज बिल्कुल. टेकन एट द राइट टाइम. वो नारा देते थे हमको, उनके नारे की वो हमने नारा बनाया था, ईपैक नंबर 1, ईपैक नंबर 1. जैसे सुबह प्रार्थना होती करते थे ना, अच्छा. तो हमारा ईपैक, उद्देश्य तो उज्ज्वल वॉर भविष्य. क्राई की हाँ. तरह. तो फिर दूसरा उसके साथ बोलते थे, हमारा उद्देश्य, हाँ. सब बोलते थे उज्जवल भविष्य. हम्म. हमारा उद्देश्य, जो पर्पस की बात करते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आजकल वो फैंसी टर्म में पर्पस और ये हाँ. सब चीज़ों में आ गया है, तो वो तो लोगों ने अभी तक वो चल रहा है हमारे चीज़ें यहाँ पे. आप सॉफ्ट लोगों फ्लोर ने. में अभी तक चलता है ये वाला, अच्छा. कि सॉफ्ट फ्लोर में जब मीटिंग होती है सॉफ्ट फ्लोर की, हाँ. तो उस लेवल पे पर्पस तो वहाँ पे पता होना चाहिए ना. करेक्ट. वहाँ पे पहुँचा नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और उस पर्पस को बार बार दोहराना, बार बार. हाँ. तो हमें वो भी ज़रूरी है. यस यस. दिन में 3 बार मीटिंग होती है, स्टार्टिंग मीटिंग, फिर लंच मीटिंग, फिर बाद में क्लोजिंग मीटिंग जो होती है. तो उसमें ये नारा चलता है, हमारा उद्देश्य उज्जवल भविष्य. तो मतलब वहाँ पे उस टाइम पर वो ठीक था, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 2000 से लेकर 2010-12 तक. उसके बाद फिर रिफाइनमेंट आता रहा, बिकॉज वो मैसेज कंप्लीट नहीं था अपने आप में. करेक्ट तब वो कंप्लीट हो गया मैसेज. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उस वक्त तो पर्पस, ये पर्पस था, ये हमको पता भी नहीं था कि ठीक है. उस समय तो लगता था कि भाई जो ठीक कर सकते हैं कंपनी के लिए यस यस. वो किया जाए और उसको कम्युनिकेट किया जाए. जैसे एक स्टडी भी की गई कि जिन स्कूलों में नेशनल एंथम सुबह चलता है और जिन स्कूलों में वीकली चलता है या मंथली चलता है या सिर्फ ओकेजन पे चलता है, वहाँ के बच्चों में द नेशनल प्राइड इज़ वेरी डिफरेंट. ओके. क्योंकि वो रिपीटेड माइंड में जो मैसेज जाता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, आपका जो कम्युनिकेशन रहता है कंपनी में, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू हैव, विच आई थिंक लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर लिसनिंग टू दिस शुड एमुलेट. क्योंकि वो मैसेजिंग क्या होता है, नॉर्मली आप शुरू में लिख दी और ये सोच लिया, जैसे आप कह रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कम्युनिकेशन हो गया सबको, सब लोग दिमाग में रखेंगे, लेकिन वो ज़रूरी. अब जैसे भाई क्या है, फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, सारी फैमिली साथ में जुड़ती है, वो एक मौका है फिर से फैमिली को बांधने का, कम्युनिकेट करने का कि हम एक दूसरे के लिए देखते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं. तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस आपने की. लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग की जर्नी है, एक बहुत ही टफ जर्नी है. इट्स नॉट ईजी एंड इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड, इट इज़ नॉट सेक्सी. तो आजकल के बच्चों को बोले में तुम मैन्युफैक्चरिंग जाओ, नहीं नहीं हमें तो IT, AI, मशीन लर्निंग इसमें जाना है, यहाँ क्यों जाएं. तो उसमें जाने से पहले आपके मन में कोई डाउट थे कि नहीं इसमें क्यों घुसें, या ये लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें रहें, या आप अपने आने वाली जनरेशन को भी इसमें रखना चाहेंगे कि कहीं और लेना चाहेंगे? उस वक्त तो ऑनेस्टली बताऊं मैं, उस वक्त तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था. नहीं था. ऐसा कोई ख्याल, बस जो अपॉर्चुनिटी आ गई जो शुरू क्रिएटर करें. बनना है, अच्छा, जो जॉब क्रिएटर बनना जो है. क्रिएटर बनना है, वो एक मन में थी कि जो क्रिएटर बनना है. उसके बाद में फिर अब ये है कि अपने को लेगेसी को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है, लेगेसी करनी है, तो वो करनी है. लेकिन साथ साथ में ये
प्रिंसिपल ज़रूर अडॉप्ट किया कि भी अल्टीमेटली अपने को जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लर्निंग होती गई कि अपने को कॉस्ट लीडरशिप भी लानी है। कॉस्ट लीडरशिप। ओके। आज हम जब बोलते हैं कि और जब थोड़ी सी है ना ईगो हो जाता है कई बार ना कि भी हम इसमें नंबर 1 हैं, इस वर्टिकल में नंबर 2 हैं, इस वर्टिकल नंबर 3 हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो बिल्डअप होता है। ये ईगो बिल्डअप होना बहुत खतरनाक है। अच्छा। हमको हमारे कस्टमर बोलते हैं जब कभी हमारा क्वालिटी फेलियर हो जाता है तो ए जूनियर मोस्ट पर्सन कैन फोन, उसको वैसी ट्रेनिंग मिलती है। द एमडी और चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मिस्टर बोथरा क्या बात है, आपको जरूरत नहीं है हमारी, यू डोंट रिक्वायर अस नाउ। और मेरे यहाँ पर पीछे लाइन में ना 3 लोग खड़े हैं, मैं उनको एंट्री दे सकता हूँ। तो जो ईगो बिल्डअप हुई ना आपकी, ईगो उसी वक्त खत्म हो गई। अगेन यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अप द सिस्टम्स, स्टार्ट बिल्डिंग अप द सिस्टम। इसलिए क्या है, उससे क्या होता है कि अगर आप कॉस्ट लीडरशिप है तो उसके ऊपर डिज़ाइन थिंकिंग आ जाती है कि भी लेट अस फोकस ऑन डिज़ाइन। और अपने को ये भी देखना है कि अपने को कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अबाउट कंफर्ट जोन। मैन्युफैक्चरिंग में आपको कंफर्ट जोन से बाहर रखना पड़ेगा अपने आप को। एवरी टाइम यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, काम करते रहना पड़ेगा। और आप लोगों ने तो नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एज अ बैकएंड बट यू स्टार्टेड डिजाइनिंग फॉर योर क्लाइंट्स। मतलब यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ODMs भी। आप ओरिजिनल डिज़ाइंस भी कंपनी को दे रहे हैं कि भाई नॉर्मली क्या होता है ना, ये मेरा डिज़ाइन है, आप इसको बना दो। और दूसरा है कि आप कहते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स मुझे बता दो, मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगा और मैं ही मैन्युफैक्चर करके दूंगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और बैक एंड R&D चाहिए। बिल्कुल। तो ये हर मैन्युफैक्चरिंग के बस की बात नहीं है। वो वो भी- नॉर्मली क्या कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होते हैं। वो भी संजय स्टोरी बताएगा। हमारे जो बिजनेसेस है ना, देखो हम कमोडिटी बिजनेस में नहीं है ना। करेक्ट। मतलब हमारे जो है, हम कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन देने में है। करेक्ट। चाहे वो हमारा RAC का बिजनेस हो, चाहे हमारे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का बिजनेस हो, करेक्ट। वहाँ पे हमें कस्टमर से बता देता है कि उसको क्या चाहिए, है ना, किस तरह के फीचर्स चाहिए, क्या प्रोडक्ट रेंज चाहिए, किस तरह का फेसिया चाहिए। जी। तो कंप्लीट एंड टू एंड हम डिज़ाइन करते हैं उनके लिए। करेक्ट। सो नो लाइक इट इज़ नॉट ईजी। और कमोडिटी बिजनेस में जाना बहुत आसान होता है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक ईजी बिजनेस होता है वहाँ पे। Easy रिपीट, business, यू हैव टू right. चर्न आउट द मैक्सिमम, यू हैव करेक्ट। टू यूटिलाइज योर कैपेसिटी। करेक्ट। तो यहाँ पे तो हर दिन जैसे कि डिज़ाइन जब होता है तो एवरी डे यू हैव टू बी ऑन टोज, यू हैव टू कीप ऑन benchmarking, you have to like benchmark against the products of the competitors, what is going on around the world. So एक डिज़ाइन टीम बिल्ड करना, उसको मतलब अलाइन करना कंपनी के गोल के साथ में, पर्पस के साथ अलाइन करना। तो ये आया कैसे? नॉर्मली क्या है, जैसे शुरू में आपने शुरू किया भाई ये रिक्वायरमेंट है, बना के दे दो, तो ये तो आसान था। Yes. तो इसका नेक्स्ट स्टेप लेना बड़ी हिम्मत का काम है कि भाई हम तो मैन्युफैक्चरर है, हमें इनकी इंडस्ट्री, इनकी मार्केट, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी कम्युनिकेशन पता नहीं, इनका ग्लोबल क्लाइंट बेस पता नहीं, तो उसके लिए कैसे डिज़ाइन करेंगे? इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप दैट यू पीपल हैव टेकन। तो जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है ना, तो कहीं ना कहीं आपने चोट खाई होती है तब ये बदलाव आता है। तो हमारा जो बिजनेस, जो रूम एयर कंडीशनर्स का बिजनेस, जैसे जहाँ पे हम लोग AC बनाते हैं, है ना, अलग अलग ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, इंडिया के टॉप ब्रांड्स के लिए बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या एक ऐसा समय था जहाँ पे हम सिर्फ एक ही ब्रांड के लिए बनाते थे AC। और उस ब्रांड ने बोला, 2013 की बात है, कि अब मैं अगले 3 महीने बाद आपसे नहीं बनवाऊंगा। तो हमारी जो फैसिलिटी थी, काफ़ी बड़ी फैसिलिटी, और उससे एसोसिएटेड 2-3 फैसिलिटी और हम लोगों ने लगा ली थी देहरादून में। तो हमें लगा कि 3 महीने बाद हम करेंगे क्या। एक सिंगल कस्टमर, उसका डिज़ाइन था, उसके टूल्स थे, और उसने बोला कि 3 महीने बाद मैं आपका बिजनेस बंद कर रहा हूँ, 6 महीने बाद आपका बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं खुद अब इनसोर्सिंग करूँगा, अपना खुद ही बनाऊँगा। अच्छा। तो एक 11 साल काम करते हैं। हाँ, 11 साल करने के बाद 10 साल तक हमने एक्सक्लूसिवली उनके लिए काम किया। एग्रीमेंट पे 10 साल का था, उसने ऑनर किया अपने, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने ऑनर नहीं किया था, बट होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपको लगता है कि अब तो चलते रहेगा, कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे कंफर्ट जोन में। तो फिर उसने हमें बिल्कुल डिस्कम्फर्ट किया, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया हमारा बिजनेस का। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा था कि हम या तो इस पार या उस पार, मतलब या तो बंद कर देते या फिर चैलेंज लेके आगे बढ़ते। तो फिर इंटरनली हमने डिस्कस किया। तो मेरा छोटा भाई अजय ने भी बोला कि ठीक है, मैं ये चैलेंज देता हूँ, यू नो ही इज़ अ BTech, ही इज़ अ B। तो उसने बोला ठीक है, मैं ये चैलेंज देता हूँ, मैं अपने खुद के प्रोडक्ट डेवलप करूँगा, एंड लेट अस प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू टर्न अराउंड दिस बिजनेस। तो उसने वो चैलेंज लिया, उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मतलब ध्यान देना चालू किया, उसकी समझ थी ओवरऑल, उसने टीम बिल्ड करी,
और धीरे 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 फिर हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट डेवलप कर लिए। ओके आज ये स्थिति है कि उस वाले बिजनेस में वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 75 R&D, लाइक engineers, एक्सपर्ट्स and we are able to develop like critical products, because एक AC ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर 2 साल में उसकी रेटिंग चेंज हो जाती है। जो आज 5 स्टार है वो 2 साल बाद 5 स्टार नहीं रहता है ना, बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ कम हो एनर्जी जाती है ओवर एफिशिएंसी अ की पीरियड रेटिंग की टाइम। वजह से वो और एफिशिएंट होते जा रहा है। जी तो आप देखो कि मतलब ऐसे बिजनेस में काम करना जहाँ पे कि हर 2 साल में जो प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग्स चेंज हो रही है, वहाँ पे वो वो अपने एफिशिएंट आप ही बनते जा रहे हैं। ऑब्सोलीट होता जा हाँ, रहा है। अपने आप ऑब्सोलीट कर रहे हैं अपने आप प्रोडक्ट को हम। हम्म, तो हर 2 साल बाद अपने आप को इनोवेट करना, पूरे के पूरे एसी देखने में सेम लगता है, अंदर पूरी मशीनरी बदल चुकी अंदर है। पूरी एफिशिएंसी चेंज हो चुकी है, पूरी मशीन बदल चुकी है वहाँ पे। तो हम्म, वहाँ पे काम करना, आई थिंक लाइक इट रिक्वायर्ड सम गट्स। एट द सेम टाइम आई थिंक फ्रॉम द बोर्ड लेवल, फ्रॉम प्रमोटर लेवल, इट रिक्वायर्ड सपोर्ट। सो एक वो इकोसिस्टम में हो गया है कि जहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह से हमारे जैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाला है, तो वहाँ पे भी एक हम तो मतलब काफ़ी क्रिटिकल एयरपोर्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्रिटिकल। मतलब वहाँ पे सिस्मिक की कैपेबिलिटी, सिस्मिक चेक करना है ना, वहाँ पे विंड वेलोसिटी को चेक करना है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, डिलीवर करना ओ है। तो जहाँ आप प्रीफैब अपना डिलीवर करते हैं क्लाइंट्स को, या तो आप उनकी साइट्स को भी समझते हैं बिल्कुल बिफोर यू 100%। सेंड दैट? ओ या आई 100%। थॉट वो आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं भाई ये हमें पिलर्स चाहिए, ये सैंडविच बीम्स चाहिए और ये भिजवा दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, अच्छा कई बार इन द फॉर्म ऑफ एन आर्किटेक्चरल ड्राइंग बताता है। ओके आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट ही होती है, करेक्ट। बट देन वी हैव टू डिजाइन दैट, लाइक कि व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द कॉलम, व्हाट विल डेप्थ बी होगी, थिकनेस ऑफ क्या द लोड प्लेट्स, होगा। है ना, किस तरह से लोडिंग होगी, वो सब डिज़ाइन करते हैं उसको। तो कंप्लीट एक डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिज़ाइन के सेंस है उसमें। सो इट्स अ गुड जर्नी। अच्छा लगता है एक बार जब आप डिज़ाइन करते हो प्रोडक्ट को, तो द फीलिंग डिफरेंट होती है। Correct. And when you see those products used by public, lakhs and lakhs of people Yeah. on a day-to-day basis, so I'm sure it's a very, very proud feeling. It's a great feeling. It's a great feeling. It's a और great कई बार feeling. लोग हमें पूछते भी है कि इतने डाइवर्स नेचर ऑफ बिजनेस कैसे है आपके। तो मेरा अगला सवाल उसी पे था कि कहाँ ये जर्नी शुरू हुई और कहाँ प्री फैब, Yeah. आपके पॉलीमर्स में भी एंट्री है आपका, RAC भी है, हाँ RAC भी है, रूम एयर कंडीशनर से। या तो कैसे मतलब इतने डाइवर्स, वो भी मैन्युफैक्चरिंग, या तो हाउ आर यू एबल टू हाउ डू यू सेलेक्ट कि भाई हम यस। चलो यहाँ पे हैं, अब अगला कहाँ जाएं, और उसके बाद अगला कोई स्ट्रेटजी है, कोई विजन है, या अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है? देखिए हम बहुत तरह का मेटल प्रोसेसिंग करते हैं। मेटल में कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, स्टील में भी बहुत वैरायटी का स्टील, पॉलीमर में EPS एक्सपांडेबल पॉलीस्टायरीन, HIPS, GPPS, ABS, नायलॉन, है ना। तो पॉलीमर की बहुत सारी फैमिली, मेटल की बहुत सारी फैमिली, एंड देन कंप्लीट प्रोडक्ट, है करेक्ट। ना। उसके अलावा मतलब रबड़, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत सारी चीज़ों में है। तो उसका मेरे को लगता है कि जैसे थर्मोकोल की है, तो थर्मोकोल में डिफरेंट सेट ऑफ एक कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है ना। वहाँ पे एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर ऑन टाइम, डिलीवर ऑन टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ द यूटिलिटीज़, बिकॉज वहाँ पे एक बॉयलर चल रहा होता है, एंड बॉयलर को आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। अगर बॉयलर चल रहा है, बॉयलर में अगर वो तो खाली है रिपेयरिंग तो कॉस्ट फिर है, वेस्ट एनर्जी है। कॉस्ट है, हाँ। तो उसको अगर आप ठीक से यूज़ नहीं किया, देन यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एट ऑल। करेक्ट। सो वहाँ पे एक डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए। जो हमारा RAC का बिजनेस है, रूम एयर कंडीशनर्स बनाने का, जहाँ पे कि हम कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट फ्रॉम प्लास्टिक्स टू हीट एक्सचेंजर्स में भी, हीट एक्सचेंजर में भी कंडेंसर, इवापोरेटर, फिर मेटल, सीट मेटल, फिर उसके कंट्रोलर्स, फिर उसकी मोटर, और कंप्लीट प्रोडक्ट। तो वहाँ पे एक अलग सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए होता है। तो और दूसरी तरफ प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है, यहाँ पे क्या डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिर साइटों पे एग्जीक्यूशन है, डिफरेंट साइटों में पैन इंडिया में। सो आई थिंक ये हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमारी क्लियरिटी ऑफ रोल्स बहुत ही क्लियर है सब लोगों को। क्लैरिटी ऑफ रोल्स क्लियर है। तो आप एक बिजनेस एक जन को देते हैं या सारे बिजनेस आप इक्वली अटेंशन देते हैं? या हमारे क्या ना, अभी 4 बिजनेसेस हैं। एक थर्मोकोल पैकेजिंग का हो गया जी, एक प्रीफैब बिल्डिंग का हो गया, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और चौथा हमारा नया वर्टिकल है, वो है पेट्रोकेमिकल, जहाँ पे कि हम अपने थर्मोकोल का रेजिन बनाएंगे, ओके, रॉ Basic raw material. बेसिक रॉ मटेरियल बनाएंगे। ओके, तो हमारे 4 वर्टिकल्स और हम 4 प्रमोटर्स हैं। तो हमने अपने आप को एक एक वर्टिकल से अलाइन किया हुआ है, ओके। एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, एज फार एज द बिजनेस प्रॉफिट डेली ऑपरेशन एंड P&L ओनरशिप इज यस कंसर्न। यस। तो वैसे किया हुआ है। और प्लस हमने अपने फिर बोर्ड को, हम जैसे 4 हैं, बाकी कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जी, बोर्ड को अच्छा बोर्ड लिया हुआ है, अच्छे बोर्ड में नॉलेजेबल पीपल हु कैन चैलेंज अस, उस तरह के लोगों को लिया हुआ है हमने। जी, तो वो हमें चैलेंज भी करते हैं, और हम खुद भी
एक दूसरे को भी चैलेंज करते हैं हम लोग, वो हम्म, जरूरी है टाइम टू टाइम। हम्म, बस जो कंफर्ट जोन वाली बात बोली भैया, कंफर्ट जोन में किसी को रहने दे नहीं सकते हम, है ना। तो हमें चैलेंज करना एक दूसरे को इन बिल्कुल पॉजिटिव वे, जी, बिकॉज जब चैलेंज करते हैं तो वैल्यू तो खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली तो इन्हें एब्सोल्युटली पॉजिटिव वे चैलेंज करते हैं। तो आई थिंक ये कोर है जिससे हाँ कि मतलब वो दूसरा जो सवाल था आपका कि कैसे एंट्री कैसे किए, हाँ तो मतलब उस सवाल का जब आप जवाब दे रहे हैं तो एक चीज़ और मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कई बार लोगों का विचार रहता है कि अपॉर्चुनिटी खुद आके नॉक करेगी तो खोल लेना दरवाज़ा। तो आप लोगों की फ़िलॉसफी क्या रही है कि आपने आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी है या अपॉर्चुनिटीज़ ने जब नॉक किया तो आपने उसको हाँ बोला है? जैसे एयर एयर कंडीशन बिजनेस में जैसे आज पहले सबसे पहले एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन से शुरू जी। किया, और 2002 के अंदर एलजी में एक अपॉर्चुनिटी आई कि भी एयर कंडीशन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में बनाना है। ओके। तो चूंकि हमारा बेस था तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी, आपको उन्होंने ऑफर्ड अस द अपॉर्चुनिटी एंड देन वी वेंट देयर एंड देन हमने देखा कि हम बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं विद द हैंड होल्डिंग ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम जस्ट नेमिंग द कस्टमर आल्सो बिकॉज इट्स इन पब्लिक डोमेन। उस वक्त काफ़ी डिबेट हुई कि भी हाउ कैन ए पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर कैन बी गिवन ए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। करेक्ट। पैकेजिंग इज पैकेजिंग एंड देन एयर कंडीशन इज ए टेक्नोलॉजी। तो since it was alpha sulfur time in northeast part of the country at that time, so by default we got an opportunity because we had some base there and then we had good exposure to our customer. So we got that opportunity and then we also kept on advocating that manufacturing principles remain the same, the basic manufacturing principles remain the same whether you are in business X or business Y or business Z. I think if we stick to the basics, if we have follow the core principles of business, I think we can handle any business. Of course, in course of time, you need good professionals, good skill set to develop this. So we proved them that we could deliver, and then this is how we came into air conditioning business because of customer relationship. Because we had great customer relations with that customer. अगेन वही बात आपकी कि कस्टमर आपको ग्रो करता चला गया क्योंकि वो अच्छा कस्टमर था। And then see for prefab business, again we were looking at some forward applications for EPS. What can be the forward application of EPS? At that time, Sanjay got that idea that why not we make sandwich panels of EPS, which is which uses EPS. And this is how he came into this business. And then उसके बाद नेक्स्ट वहाँ घुस तो गए, अब घुस गए कि इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, घुसने के बाद क्या होता है वो संजय बताएगा आपको। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सामने से तो अच्छी लगती है, आपका स्किल भी लगता है, देन रिस्क एंड देन डिसरप्शन। यस, घुस गए, अब डिसरप्शन भी हो गया, वो देखो सुनो संजय जी। तो हमारा जो कोर बिजनेस है वो थर्मोकोल पैकेजिंग का बिजनेस है जी। तो थर्मोकोल मतलब एक एक्सपांडेबल पॉलीस्टायरीन, उसका टेक्निकल नेम होता है। तो उसके दो एप्लीकेशंस होते हैं, एक होता है पैकेजिंग में और एक होता है इंसुलेशन में। ओके। इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स, इंसुलेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस, है ना। तो जब हमने 7-8 साल जब चलाया थर्मोकोल को तो वी वर डूइंग वेरी वेल इन पैकेजिंग एप्लीकेशन, लेकिन जो इंसुलेशन वाला था उसको समहाउ हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। हम सिर्फ उसको कोल्ड स्टोरेज में अप्लाई कर पा रहे थे, बट एक एस्पिरेशन थी कि इसका एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में भी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं हो रहा है? तो इंडिया में कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट था उस टाइम 2007-8 में, तो उस टाइम पे मतलब एक्सेप्टेंस नहीं थी थर्मोकोल की एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने जब मार्केट रिसर्च किया, मतलब आप एक तो हमारा एग्जांपल हो गया RAC वाला AC का बिजनेस, जहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी हमारे डोर में नॉक करी, हमने उसको खोल के ग्रैब कर लिया। और दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है कि जहाँ पे हम मार्केट में गए, जाके हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे एसोसिएटेड लाइन में विद द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स और क्या हमको सप्लाई कर सकते हैं। तो जब वो हमने देखा तो हमें समझ में आया कि पॉलीयुरेथेन सैंडविच पैनल्स होते हैं, पफ सैंडविच पैनल्स, जो कि कोल्ड स्टोरेज में काम आते हैं। उन कोल्ड स्टोरेज में जहाँ पे कि टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चाहिए होता है, जैसे कि आइसक्रीम रखने के लिए, बटर रखने के लिए, फ्रोज़न पीस रखने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनते हैं उसमें वो सैंडविच पैनल्स होते हैं, दीवारें होती है, वो सैंडविच पैनल्स वो काम आती है उसमें। करेक्ट। तो हमने जब उसका देखा, हमने एक मार्केट रिसर्च करवाई एक मार्केट रिसर्च कंपनी से। उन्होंने मार्केट रिसर्च करके बताया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है आगे जाके कोल्ड चेन सॉल्यूशन में पूरा काम आएगा, रेफ्रिजरेटेड वैन्स बनेंगे इससे, कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगे, कोल्ड चेन्स बनेंगे। एक फ्लारी पिक्चर निकल के आई। एक फेरी पिक्चर निकल के आई उसमें, लेकिन उसमें ये नहीं निकल के आया। उस टाइम क्या 2007-8 का टाइम था वो, और एंटायर वर्ल्ड वाज लाइक लुकिंग एट अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर, जहाँ पे कि
है ना, लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, गोल्ड वाज एट ए वेरी वेरी हाई, एंड जैसे कि आज के टाइम पे है जी। स्टॉक मार्केट्स वेरी 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 हाई। तो उसमें पिक्चर डिफरेंट निकल के आया। तो उस पिक्चर में हमने सोचा कि चलो हमारा जो सैंडविच पैनल है, ये हमारा जो डोमेन है कोल्ड स्टोरेज वाले, उनके यहाँ पे आज नहीं 2 साल 3 साल में काम आएगा। प्लस अभी का जो मार्केट था हमारे लिए रेडीमेड मार्केट, वो था टेलीकॉम शेल्टर्स। तो आपने देखा होगा जो टेलीकॉम के टावर होते हैं, करेक्ट। उसके साइड में एक छोटा सा हट एक- लगा होता है ना, या, पोर्टा हट बोलते हैं उसको, करेक्ट। वो टेलीकॉम शेल्टर होता है। तो उसमें जो सब सैंडविच पैनल लगता है, जो दीवारें लगती है, वो हमने बनाना उसको स्टार्ट किया। तो जैसे हमने उसको स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो गया था कि हमारे जैसे 50 और मैन्युफैक्चरर्स बिजनेस में घुस गए। ओह। तो उन्होंने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। हमें समझ में आया कि जो हमारी फिलोसफी थी कि वर्क विद द बेस्ट ऑफ कस्टमर्स, है ना, तो हमें वैसा कुछ कस्टमर दिखा नहीं। हमें लगा कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा कस्टमर हमें एक्सप्लॉइट करेगा प्राइस के लिए, हम इसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। सो फिर हमने सोचा कि और क्या करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि कोल्ड स्टोरेज में जाएं, कोल्ड स्टोरेज का मार्केट को ग्रो अब करें। ये टेक्नोलॉजी समझ ली है, बना ली हाँ, है, तो बिल्कुल। इसको कहाँ यूज़ करें? यस। तो लेकिन कोल्ड स्टोरेज का मार्केट somehow उस टाइम रेडी नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेज इज फॉर नेगेटिव टेम्परेचर, है ना, आइसक्रीम या बटर के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं थी मार्केट में। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा लिया था। अब सोचिए अब क्या करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कहाँ पे काम मिले। तो फिर हम मार्केट में गए, फिर हमने इंटरेक्शन किया, काफ़ी लोगों से बातचीत करी, तो समझ में आया कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है सैंडविच पैनल, इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर हाँ, सकते तो फिर हमने क्या किया कि इसका एप्लीकेशन जो पोर्टा कैबिन्स होते हैं, जैसे हैं। कि वो एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में कैपिटल साइकिल चल रहा था, जैसे कि टाटा स्टील है या जिंदल स्टील है, ये बड़े बड़े प्लांट लगा रहे थे। तो इनको अपने लोगों को बिठाने के लिए ऑफिसेज चाहिए थी, इनको वो लोगों टेम्परेरी को ऑफिसेस। टेम्परेरी ऑफिसेज चाहिए थी, वर्कर्स के लिए हटमेंट्स चाहिए थे, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स चाहिए थे। तो वहाँ पे हमने इसका एप्लीकेशन निकाला फिर। एक्सीलेंट। तो इसकी ब्यूटी क्या थी कि ये ड्राई वॉल था, फैक्ट्री में माल बन के जाता, दीवारें बन के जाती, वहीं साइट पे जाके assemble हो फटाफट हम जाता। असेंबल कर देते इसको, और असेंबल करने के बाद ये इंसुलेटेड भी था। सो जो लोग Heat मतलब और साइटों cold, में, हाँ, जो साइटों में लोग परेशान होते थे गर्मी की वजह से, डस्ट की वजह से, ये सारे के सारे उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर कर रहा था। वॉशेबल था, तो वॉश करके क्लीन कर लिया अपने घर को उन्होंने, है ना, अपने ऑफिस को क्लीन कर लिया। करेक्ट। और ये एयर कंडीशनिंग की लोड को 30% कम करता है, तो एसी की बिकॉज रिक्वायरमेंट कम हो इंसुलेटेड रहा था, इंसुलेटेड था। और जो गर्म एरियाज थी, जैसे उड़ीसा तो काफ़ी गर्मी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर भी कम हो रहा था, बिकॉज रूफ में भी वही सेम पफ पैनल लगे हुए थे, वॉल पे भी लगी हुई थी। तो वहाँ से हमारी जर्नी जो कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट हुई, कि छोटे से पोर्टा केबिन बनाने से लेके आज हम मतलब एयरपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं, इंडिया के बना सब रहे हाँ, बना विद बड़े बड़े प्रीफैब्स। एयरपोर्ट, हाँ, We बड़े बड़े we have एयरपोर्ट already बना made रहे 7 हैं। airports in the country 7 एयरपोर्ट्स under this Udan scheme. जो अभी नई हाँ, स्कीम तो है। बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं, When we इंडस्ट्रियल say airport, we बिल्डिंग्स। say complete terminal. कंप्लीट except the- टर्मिनल, या except the runway. या Whatever inside a terminal, we Right. complete turnkey basis we do it. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एयरपोर्ट्स है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो सब बना रहे इवन हैं इन इसे। हाई राइज बिल्डिंग। या हम अपने खुद की ऑफिस बना रहे हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट आवर कैपेबिलिटीज़। तो वो 15 स्टोरी बिल्डिंग है, ओके। तो वो बना रहे हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, दैट यू नो विद एंड दिस आल्सो कट्स द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन yes, definitely. significantly. Yeah, so you know, like it is sustainable construction. Yes. We don't use a single drop of water during our entire construction. Not even a single drop of water. No, we don't use a single drop of water, and all the material is recyclable 100%, since it is mostly steel, but it is 100% recyclable. और we don't like generate dust को reduce करते हैं, और मतलब climate conditions को, मतलब जो insulation properties हमारे जी। प्रोडक्ट की, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करते हैं। So that is a one great example of our resilience. So he took a challenge to go into this prefabricated Absolutely new business altogether. It's a great credit to him. And then getting disrupted there. The thought process he started with. वो वैसा नहीं हुआ, वैसा हुआ नहीं. उसको And then फिर further innovate किया। the resilience with which he worked hard and to explore new opportunities, new applications. It was, I think it's a great learning for all of us. I think how with resilience we can come out of all those things. तो एक जो पहले की जनरेशन थी उसने काफ़ी रेजिलियंस बिल्डिंग मैं कहूँगा सिचुएशंस देखी, और चूँकि एक वैल्यू सिस्टम कह लें या सपोर्ट स्ट्रक्चर कह लें, उसकी वजह से वो लोग उन चैलेंजेस को पार कर पाए।
तो अब जो आने वाली जनरेशन, अगर मैं आपके इस बिज़नेस को फैमिली बिज़नेस का नाम से बुलाऊं, आपकी आने वाली जनरेशन वो इन क्वालिटीज़ को, इन रेजिलियंस एबिलिटीज़ को, इस को ग्रैब अपॉर्चुनिटी इंस्टिंक्ट को, आप वो उनमें कैसे डालेंगे? और क्या आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाया है कि भाई नई जनरेशन जो आ रही है, वेलकम एंड ज्वाइन, या और यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यस यस और यू प्रूव समवेयर एल्स, एंड देन आप दिखाइए कि आप काबिलियत हैं, तो फिर हम आपको प्रोसेस के थ्रू इंडक्ट करेंगे। तो बिल्कुल। आपकी क्या सोच है उस बारे में? हमने क्या किया, मतलब आज अभी से नई जनरेशन आना शुरू हो गई? आना शुरू हो गई है, हाँ। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, आज से 7 साल पहले 2017-18 की बात है, हमने कुछ अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग्स को नोट डाउन किया ताकि फ्यूचर जनरेशन को कैसे हम अपनी लेगेसी पास ऑन करें अच्छा और कैसे उनको इंडक्ट करें। तो हमारी बिल्कुल एक रिटर्न पॉलिसी बनी हुई है, अच्छा हाँ, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, है ना, अच्छा, देयर हैज टू बी अ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने दिनों का उनका एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं आउटसाइड होगा। और इनसाइड? या This दोनों, will- उसमें दोनों हमने किया हुआ, दोनों दोनों। बेस हो सकते हैं ना, अच्छा बिकॉज कोई है कि हाँ क्वालिफिकेशन तो पूरी है, वो इमीडिएटली फैमिली बिजनेस में आएगा, हाँ तो जो इमीडिएटली फैमिली बिजनेस में आएगा वो कैसे अपने आप को एलिवेट कर सकता है ना, कैपेबिलिटी से ही करेगा उसका एक डेफिनेटली। लैडर है, उससे एक पाथ है। लैडर सिस्टम पाथ बना दिया। अच्छा, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे कि 6 ईयर्स तक वो उसको नीचे सर्व करना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे। 6 साल अलग अलग लेवल पे सर्व यस करना यस, पड़ेगा। 6 साल के बाद वो डायरेक्टर बन सकता है। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज कोई कुछ भी अगर MBA करके आ रहा है तो इमीडिएटली आके है ना हाई फादर की सीट पे पोजीशन बैठ पे आ जाए, गए। वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसको लैडर क्लाइंब करना है, उसको कल्चर समझना तो है। कितने बच्चों ने अभी तक ये पार कर लिया है? अभी तक फैमिली में 3 बच्चों ने कर लिया है ये। 3 बच्चों ने कर लिया और वो डायरेक्टर लेवल पे आ गए। हाँ ओह, दैट्स वेरी गुड। हाँ, तो वो मतलब डिफाइन किया हुआ उसका रूल, डिफाइन किया हुआ। तो वो डेफिनेशन है तो वहाँ पे। उनको इस चीज़ की वैल्यू लगी जो आपने सिस्टम बनाया है 6 साल नीचे काम करने का? अच्छी बात क्या हुई कि हमारा स्ट्रगल सारा उन्होंने देखा। हाँ, हमारा जो स्ट्रगल है अभी, उन्होंने देखा ही है। मतलब 10-12 साल से तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, वो अच्छा देख रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके पहले का स्ट्रगल भी देखा हुआ है हमारा। करेक्ट, तो वो स्ट्रगल के साथ में उनको वो एक अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भी अब दे तो नो। घर आके बताते होंगे कि हमें तो पता ही नहीं था इतना काम होता है। हाँ, तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि भी देखो आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया, हम लोग थोड़ा बहुत भी कर पाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। That is तो good. वो एक हमारे साथ अच्छी बात हुई है कि भी अल्टीमेटली वी आर वेरी लकी कि और हम्म, नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो हमारे साथ में सिनर्जाइज कर रहा है और ओके, सभी बिजनेस में एंट्री करेंगे। इसके संजय की 2 लड़कियां हैं, एक लड़की अभी यूएस से अभी करके आई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई है, वो भी बिजनेस में, वो भी एक ट्रेनिंग ले रही है अभी। और छोटी लड़की यूएस में पढ़ रही है। अजय की एक लड़की जो है वो भी यूएस से पढ़ के आ गई है, वो भी अभी एज ए ट्रेनिंग काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर वेरी लकी दैट वे कि वी आवर नेक्स्ट जनरेशन इज नाउ ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर लेगेसी। तो कहीं उनके आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ में आपको अंतर नज़र आ रहा है? फ्रेश आइडियाज़, डिफरेंट सवाल हैं वो, अनेका कुछ रूटीन चीज़ों को वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे लिए फॉर्चुनेटली क्या है ना, मेरी और भैया में 15 साल का फ़र्क जी, है ना, और जो भैया की जो नेक्स्ट जनरेशन है उस उनमें और मेरे में 12 साल 15 साल का फ़र्क है। अच्छा, तो समहाउ मतलब दोनों तो एक जनरेशन ब्रिज के है। बीच में, हाँ, दोनों जनरेशन के बीच में मैं ब्रिज हूँ। और वैसे ही मेरे लिए क्या है कि मेरी और मेरी डॉटर के बीच में समझो अगर 25 साल का फ़र्क तो है, तो उनके इनके जो बच्चों के बच्चे साथ हैं वो ब्रिज ब्रिज है। है। अच्छा, तो समहाउ उतना बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए नहीं है जितना आप मतलब बाकी फैमिलीज़ में देखेंगे, क्योंकि मतलब वो समहाउ ना मतलब वो बैलेंस्ड हो गया। तो मेरे को लगता है जो ब्रिज है ना हाँ, दोनों फैमिली के बीच में एज का, ये ये बड़ा काम समहाउ आ रहा काम है। कर रहा है। जैसे मैं अगर देखो तो मैंने अपनी डॉटर को क्या किया है कि भैया की जो हमारे छोटे भैया हैं, इनसे छोटे, बजरंग जी से छोटे, उनका बेटा है निखिल, उसके साथ उसको लगाया है। अच्छा, तो दोनों का एज डिफरेंस 8-8 साल 10 साल का है, तो तो वहाँ पे वो समझ पा हाँ, रहा तो है ना। आइडियाज़ यस सिमिलर। यस, हाँ, तो अगर शायद वो अगर मेरे साथ रहती तो हो सकता है कि वो हम लोगों में इतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट कोऑर्डिनेशन हो नहीं हो सकता था, पाता, हाँ, कोऑर्डिनेशन नहीं। पॉसिबिलिटी थी। तो मेरे को लगता है ये जो ब्रिज है नेचुरली एक मतलब ब्रिज बना है हम लोगों का, जहाँ पे किस तरह की समस्या कम हो गई है। दूसरा देखो सबसे बड़ा चैलेंज किसको आएगा इस तरह के थॉट प्रोसेस के लिए, वो भैया को सबसे पहले आ सकता है ना, कि इस तरह का चैलेंज सबसे ज़्यादा इन्हीं को आएगा ना, बिकॉज इन्होंने एक दुनिया देखी है 80 से स्टार्ट करके आज है ना ओ, दुनिया बदल गई है, 2024 बच्चे में बदल गए हैं। दुनिया बदल गई, बच्चे बदल गए हैं। लेकिन बच्चे इनकी तो खास हर बात 5 है, साल जनरेशन चेंज हो रही है इसमें। जनरेशन, हाँ, 5 कम साल होता जा रहा है गैप। यस, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, है ना। बट खास बात यह है कि बहुत ही रिसेप्टिव है, ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ लाइक रेलेवेंट, और बारी बारी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में बोला था 3-4 साल पहले तो मैं समझ नहीं पाया था कि
रेलेवेंस ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं आई वांट टू रिमेन रेलेवेंट, आई वांट टू रिमेन रेलेवेंट, है ना? लेकिन बाद में जाके ग्रेजुअली समझ में आया कि यस ही इज आल्सो गोइंग थ्रू सम स्टेज, नो ही इज फेसिंग सम चैलेंजेस। तो इस तरह से रेलेवेंस की बात कर रहे हैं। बट ये माइंड जब रिसेप्टिव माइंड है, ओपन माइंड है, प्रोग्रेसिव माइंड है, तो मेरे को लगता है कि इस तरह के चैलेंजेस कम आ रहे हैं भैया को भी। हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि भी अल्टीमेटली जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलता है सबको जी, उसका कुछ परसेंटेज वी हैव एलोकेटेड फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर, ऑफ सेल्फ सेल्फ ओके, एजुकेशन, मतलब मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव क्या नया ले मैनेजमेंट, सकते हैं, वी कैन गो अब्रॉड, वी कैन हायर गुड मेंटर्स हियर। तो वो जो कंपल्सरीली वन हैज टू गो थ्रू दिस। सो सपोज एक्स परसेंटेज हमने तय किया, उसको आपने इस साल यूज नहीं किया तो दैट विल गेट carried forward to the next year. and you have to use it. But within 2 years you have to use it. If you don't use it, it gets forfeited. Okay. So उसका भी हमको बहुत बड़ा benefit मिला. Then it starts with me. So first I have to, lead with example. Lead with example. I have to go through those coaching classes, training, mentorship. वो I think हम जितना मर्जी ठीक है एक practical experience होता है, लेकिन see you have to keep on learning today's perspectives also. अगर आप ये नहीं, आपको बिल्कुल आज के समय से रेलेवेंट अगर चेंज पर्सपेक्टिव्स के साथ में आप नहीं सीखेंगे तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप आपके होगी। करेक्ट करेक्ट, देन यू विल नॉट फील दैट आई डोंट कंट्रोल द बिजनेस एज वेल, आई डोंट अंडरस्टैंड किस डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है, मेरी पकड़ खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो एक सवाल जो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में आता है, और मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगा थोड़ा पीछे जाएं और उस समय को याद करें कि एक ये जो 50 odd करोड़ टर्नओवर का बिजनेस जब बन जाता है, इट्स अ गुड बिजनेस, रिस्पेक्टेबल बिजनेस, बट इट्स अ स्मॉल बिजनेस। तो कई लोग इसमें खुश हो जाते हैं, कई लोग इसको थोड़ा पुश करने की कोशिश कि भी हम कैसे ट्रिपल डिजिट पे पहुँचें और इसको 100 करोड़ का बिजनेस बनाएं। तो अधिकतर ज़्यादा बिजनेस यहाँ दम तोड़ देते हैं, और बहुत ही कम चुनिंदा बिजनेस ऐसे हैं जो मैं इसको लक्ष्मण रेखा कहूँ या कुछ भी कहूँ, इसको पार कर पाते हैं और इसको एक बड़ा बिजनेस बना पाते हैं, जो कि ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट रेवेन्यू टर्नओवर टाइप के बिजनेस बन जाते हैं, जो कि नेशनल प्रेजेंस, इंटरनेशनल प्रेजेंस तक चले जाते हैं। तो आपकी वो स्टेज कब थी और आपने उसको कैसे उस सीलिंग को ब्रेक किया कि नहीं मुझे ऊपर जाना है? आई थिंक मतलब है ना, हम स्टार्टिंग से काफ़ी एस्पिरेशनल थे। मैं जब देखता हूँ अपने आप रिफ्लेक्शन अगर लेता हूँ तो हमारी एस्पिरेशन बहुत हाई थी। मतलब जिस दिन हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपया था ना, उस टाइम भी हम सोचते थे हमें 500 करना है। अच्छा। और मेरे को याद है ऐसा कि 2001 की बात है, 2001 में हमारा टर्नओवर होगा मुश्किल से 10-12 करोड़ रुपया होगा जी। तो उस टाइम हम चारों जो प्रोमोटर्स हम बैठे थे और हमने नेक्स्ट 5 साल का रोड मैप फिक्स किया था। और उस टाइम हमारा एसी का बिजनेस आया भी नहीं था हम लोगों के पास में जी। लेकिन हमने रोड मैप फिक्स किया था कि हमें 6 साल में 5 साल में 500 करोड़ का धंधा क्रिएट करना है। अच्छा। हाँ, अभी 2002 टर्नओवर की बात 10-12 है। करोड़ है। यस यस। और हमें 5-6 साल में 500 करोड़ पहुंचना है। 500 करोड़ पहुंचना है। तो देखो जैसे वो मैनिफेस्टेशन की बात होती है तो अपने आप ही मतलब कुदरती वो एसी का बिजनेस आया, वो अपने आप में 3 साल में 300 करोड़ का बिजनेस बन गया। हालांकि हमने 500 करोड़ अचीव नहीं किया था वहाँ पे, है ना, लेकिन वो मतलब 500 करोड़ सोचा तो 300-350 पहुँच गए हम। पहुँच गए आप, है ना। तो मेरे को लगता है कि हम स्टार्टिंग से क्या एस्पिरेशनल थे और क्योंकि रिसेप्टिव थे भैया, क्योंकि देखो ऐसा ना जब बड़ा है वो रिसेप्टिव होता है तब आप इस तरह की बातें कर सकते हो। करेक्ट। तो वहाँ पे वो ही वाज रिसेप्टिव ऑफ न्यू आइडियाज, ही वाज एनकरेजिंग अस। हम भी उस तरह का थॉट प्रेजेंट कर पा रहे थे। तो मेरे को लगता है तो आपको डर नहीं लगा इतनी जल्दी इतना ग्रो कर जाएंगे कि हाथ से बिजनेस निकल ना जाए, जो इतना साल लगाए? वो रिस्क लेने का जज्बा था। रिस्क लेने का जज्बा कि कितना ये अपसाइड तो मतलब पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर, तो आगे तो पहाड़ दिख रहा है, अगर कमाई होगी तो आगे बढ़ेंगे, वहाँ तक जा सकते हैं। करेक्ट। वो लॉस होगा थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्या है जो अभी बिजनेस है वो सस्टेन कर लेंगे उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट वाज अ कैलकुलेटेड कॉल। हाँ, कैलकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड कॉल। उसके बाद में फिर वो वैल्यू क्रिएशन की बातें आई, बिजनेस ग्रो होते चले गए। और फिर तो जब इस तरह बिजनेस ग्रो होता है और फास्ट होता है तो कई बार आपका मन करता है कि भी प्रोफेशनल्स कंपनी को ज्वाइन करें, अच्छे लोग आएँ, एक सेकंड लेयर बने, ताकि हम लोग डे टू डे ऑपरेशन से थोड़ा उठ के स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएं और वो काम करें जिससे कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि डेली उस काम में घुसे हुए हैं। तो वो सोच का भाई प्रोफेशनल्स लाना किस स्टेज पे ज़रूरी है,
आप लोगों ने कब इंट्रोड्यूस किए, या आप लोगों को लगा कि मेरी फैमिली ही इसको चलाएगी? नहीं, अब तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है ना? अच्छा। आई थिंक ये जो सोच आई थी पोस्ट कोविड हम लोगों हम्म, में ये सोच आई थी। अच्छा, पोस्ट कोविड। या ओके, विच इज सो वेरी वेरी रिसेंट। रिसेंट हाँ। मतलब उससे पहले भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं प्रोफेशनल्स नहीं थे कंपनी में, प्रोफेशनल्स थे बट एक हायर लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स हु कैन एक्चुअली टीच अस लाइक हाँ दैट ओके यू आर रॉन्ग हियर। हाँ, वो हमारी एबिलिटी भी यहाँ के सुनना कि हाँ उससे कि भाई हम यहाँ पे मतलब गलत उससे हैं। पहले प्रोफेशनल थे, ये काम करो वो कर लाते यस थे। मैन यस यस है ना। यस मैन। यस यस तो उसके उस तरह बाद के आपने हाँ ये सोचा कि भाई जो हमें क्वेश्चन करें और इसको और इम्प्रूव करें। बिल्कुल बिल्कुल ये सोच आई थी कि है ना हमें सिखाने वाले लोग चाहिए हमें। तो क्या ट्रिगर था, मतलब उसके पीछे? हाँ ट्रिगर तो एडवर्सिटी ही होती है हमेशा हाँ, वापस तो है ना। वही वही एडवर्सिटी हो गया। तो वो जो एडवर्सिटी आई मतलब देखो ऐसा ना कि कोविड का ऐसा टाइम था जी। जहाँ पे 2-3 सेट ऑफ पीपल थे है ना। हम्म, कुछ ऐसे थे जो जेन्युइनली अफेक्टेड हुए जिनके फैमिली में दे लॉस्ट पीपल, दे लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। जी। देयर वर अदर्स लाइक जो कि कोविड से दूर रहे, उन्होंने अपने हम्म, टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हम्म, फैमिली टाइम एंजॉय किया है ना, फैमिली बॉन्डिंग करी। हम्म, और कुछ हम जैसे भी थे जो स्ट्रेस में रहे बिजनेस में, हम्म, बिकॉज क्या है कि हमारा जो सीज़न होता है एसी का, एसी बनाने वाला, उस टाइम पे वो मार्च का महीना था, मार्च में सीज़न था हम्म, और हमारे 65% 70% ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो कि इंपोर्ट होके आते हैं। जी। तो इंपोर्ट होके रॉ मटेरियल हर दिन हर सुबह कंटेनर्स पहुंच रहे हैं पोर्ट में, फैक्ट्री में पहुंच रहे हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। हम्म, तो ऐसी कंडीशन थी कि मतलब 100 करोड़ रुपए का माल मतलब हमारे या तो फैक्ट्री में है या पोर्ट में है या इन ट्रांजिट है, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे। हम्म, तो ऐसी कंडीशन में थे। तो उस कंडीशन में हमें समझ में आया कि ये कंडीशन में देखो ऐसा ना वो तो कुछ तो वो कंडीशन अपने आप में सेंचुरी में कभी कभी ऐसी चीज़ें हाँ, होती है, एक्सेप्शनल कंडीशन। एक्सेप्शनल कंडीशन ऐसा है। बट द सेम टाइम वी कुड हैव डन समथिंग बेटर हम्म, है ना। हम अपने में क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना था। हम्म, तो हमें ये समझ में आया कि एक जगह है जहाँ पे कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमारे सिखाने वाला नहीं है ना। हम्म, हमारे मतलब हमारी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है हमारे हम्म, को। तो उसके बाद से मतलब हमने लगता है कि एज ए ग्रुप हम समझे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक hiring best people, associating with the Who can think of who can eventualities yes who and can think plan of in accordingly? yes Hmm. तो hiring best people, so we are in the journey, मतलब ऐसा नहीं आज हम perfect हो गए हैं, But you've started that but journey. yes we have started that The in the journey last started before also, but then Hmm. yeah see the अब real उसको accelerate so कर रहे हैं आप the, लोग। yes the one who are smarter than us Hmm. in different departments, the departmental heads who should be smarter than us. Hmm. हम मतलब cumulatively we may be okay, Hmm. we may be some of all those intelligence को हम लोग average होंगे वहाँ पर, Hmm. लेकिन you need smart people Hmm. who are smarter than you Hmm. in different departments, Hmm. who can guide you, who are not your yes men, who are thinking in terms of good of the organization. Correct. That's very important. वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पते की बात की। जैसे हम लोग जब काम अपना आकाश में कर रहे थे तो हमारा एक नारा था कि भी अगर मैं सारे स्टाफ की आईक्यू ले लूँ और उसका एक ग्राफ बना दूँ तो ये एवरेज है। अब अगला आदमी अगर तो उस ग्राफ से ऊपर आता है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। yes अगला आदमी अगर उससे नीचे आता है कि मुझे अपनी सीट बचा के रखनी है तो मेरी कंपनी नीचे जाएगी। तो एक ये थॉट होना कि भी मेरे से अच्छे लोग कंपनी ज्वाइन करें, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है। बिल्कुल बिकॉज जो बॉन्ड और ओनरशिप आपकी है वो तो आपसे कोई ले नहीं सकता, और वो विजन जो है आपका वो आपसे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उसमें मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग प्रोफेशनल्स हैं जो आपने 0 to 1 जर्नी करी, फिर 1 to 10 जर्नी करी, 10 to 100 करी, 100 to 1000 करी, अब 1000 to 5000 जर्नी के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने बिल्कुल वो जर्नीज़ करी हैं। तो क्यों ना yes उनको बुलाया जाए जो Yes. आपसे ज़्यादा उस चीज़ को जानते हैं या आपको और आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी। So before that period, I think it was okay. हम्म, But then जो aspirations थी कि भी we have to, because अपने जो दूसरे जो अपने colleagues थे, competitors थे, जी they were investing in a big way, in especially in our RSC segment. जी एक वो production linked incentive scheme government announce कर दी थी. Then we had to invest about 300-400 crores in 2 years time जी to cope up with the competition. So we needed funds. And then it's good that we went for a good professional team हम्म, who really worked very hard with us to create a good compliance network. हम्म, And so then we could raise private equity at that time in September 21, हम्म, and again next private equity in September 22, and then we went for IPO this year for that business. राइट। So that could be possible because of the good team. And then
एक वक्त था जब हम प्रॉफिट की बात करते थे, अब एक वक्त है जब हम लोग वैल्यू क्रिएशन की बात करें, जो आप तो उसको काफ़ी कुछ कर चुके हो। सब ऊपर वाले की माया है और उसका रास्ता दिखाया हुआ है, हम तो यस बस कंड्यूट पर चलते जा रहे हैं। तो अब वो वैल्यू क्रिएशन वाला दिमाग में जो है, जी। सो आई थिंक दैट इज ब्रॉट इन ह्यूज डायमेंशनल शिफ्ट इन आवर एटीट्यूड। डायमेंशनल शिफ्ट। जब हम देखते हैं पीछे तो हमें लगता है कि जो हमने अभी लास्ट 4 सालों में 5 सालों में सीखा अगर वो हम पहले सीख रहे होते तो हमारी ट्रेजेक्टरी कहीं और ही रहती, ओके। क्योंकि सेल्फ में भी तो इम्प्रूवमेंट चाहिए ना। अच्छे टैलेंट को रखने के लिए खुद को पहले मतलब उन टैलेंट को यू हैव कैसे टू बी यूज रेडी करना टू है, you have to- एब्जॉर्ब yes, देम। yes. सो आई थिंक वो रेडीनेस पहले नहीं थी, पहले भी ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं करी थी, हाँ, पहले भी हमने कोशिश करी थी बट हम खुद रेडी नहीं थे। खुद रेडी। तो अगर एंटरप्रेन्योर अगर कोई सुन रहा है तो उनको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि जी। खुद को रेडी होना पड़ता है, पहले अच्छे लोगों को ला के सिस्टम में उनको इंगेज करना, उनको अथॉरिटी देना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। नहीं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि कई बार लोग बड़े बड़े नाम लोग ले आते हैं और वो इस चीज़ को भूल जाते हैं क्या मेरे में वो काबिलियत है बिल्कुल उस टैलेंट को, उस प्रोफेशनल को हैंडल करने की और उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की। अब ऐसा ना फरारी तो कोई भी खरीद ले, यस पर पीछे जो ड्राइवर है क्या उसमें काबिलियत है कि उसको रेस जिता पाए और उसको बिना कोई एक्सीडेंट के चला पाए। तो वो हमने इंजन इवॉल्व किया अपने आप को, तो मिल ही जाता है। हाँ, हमने इवॉल्व किया अपने आप को, हम समझते हैं आपकी जी लीडरशिप स्किल्स कैसी होनी चाहिए, है ना। जी जी जी। तो कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, लर्निंग कर रहे हैं इसके इट्स अ बारे में। कंटिन्यूअस प्रोसेस, आई थिंक वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, करेक्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी आई थिंक वो लगता है 3 महीने बाद आउटडेटेड हो गए, अब सीखना पड़ेगा, अब सीखना पड़ेगा। तो इतनी आप लोगों ने सक्सेस देखी और जैसा हम लोग ये कहते हैं कि भी, और कोविड में बड़ा क्लियरली ये दिखाई दिया कि अगर सोसाइटी जीवित नहीं है तो बिजनेस क्या करेगा। तो आई नो हर बिजनेस का एक CSR रहता है, तो पर्सनली आप लोगों का क्या विजन रहा है या क्या झुकाव रहा है फिलंथ्रपी को लेके, या चैरिटी तो नहीं कहूँगा, चैरिटी तो एक बार हो गया ख़त्म, तो वो एक पुराने ज़माने का थॉट था, अभी रिलीजियस चैरिटी हो गई, स्पिरिचुअल चैरिटी हो गई। तो उस तरफ आप लोगों ने कोई ऐसा कॉज है जो आप लोगों के मन के करीब है जिसको आप सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो उस तरफ, क्योंकि कई लोग क्या ना, क्योंकि हमारे को क्या सीख गई भी, आप 1 मिलियन कमाओ आपका, 100 मिलियन कमाओ वो बाकी लोगों का, आप सिर्फ रखवाले हो, वो जाएगा उन्हीं में ही। तो जब आप एक रेवेन्यू स्टेज पे या प्रॉफिट स्टेज पे या वेल्थ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि कैसे इसको सोसाइटी को वापस देना है, कैसे इनको बच्चों के लिए संभाल के रखना है, कैसे इसको ग्रो करना है। तो वहाँ आपके क्या थॉट्स हैं? ऐसा है कि मतलब हमने कुछ यार दोस्तों ने मिलकर एक हमने डायलिसिस सेंटर खोला अच्छा। जसोला के अंदर, ओके and we are doing dialysis for just 500 rupees for one person, for Okay. a needy Needy. it's for the needy. And if somebody is not able to afford 500 also per dialysis, we can do it for 50%, we can go for 100 rupees also. We don't want to do it free, हाँ, even if 100 rupees also, टोकन मनी। but token money. But even there are people who contribute or who sponsor 100 rupees also. तो अभी वो जब वहाँ जाता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि अभी कोई पूछते हैं ना कि भी करते क्या हो, तो पहले बड़ा ऐसे बोल ये करता, ये वर्टिकली बोलते हैं यार मैं डायलिसिस सेंटर चला रहा हूँ। तो वो जब बात डायलिसिस सेंटर की बात करते हैं तो उसे लगता है कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू रिटर्न टू सोसाइटी। सोसाइटी ऐसे मांग रही है, जो आज सोसाइटी ने हमको इतना कुछ इज्जत बख्शी है और हम जिस मुकाम पे हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न टू सोसाइटी। सो when you go there, you see the patients, 8-year child, going through a dialysis process. It's very heart rending. Correct. And we also, administer meditation to the process so that the quality of life improves. So we want to open a lot of branches of dialysis center accordingly. और दूसरे जो हैं काफ़ी हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वाला अपना, हाँ, वोकेशनल लोगों को स्किल देना ट्रेनिंग करते हैं, ब्यूटिशियंस और मेहंदी लगाने के कोर्स बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। तो जहाँ पे कि मतलब जैसे रिक्शे वाले ठेले वाले के बच्चे जो हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो उनको हम बच्चियों को, लड़कियों को अबाउट 350 गर्ल्स एवरी ईयर लाइक वी ट्रेन देम, लेवल 1 2 3 4 का कोर्स पूरा बनाया हुआ सिस्टम करके फिर उनको ट्रेन कर देते हैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए, मेहंदी के लिए। और फिर वो बच्चियाँ जो 11th और 12th की रहती हैं, मोस्टली 10th 11th 12th की,
पास आउट करके एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। कंप्यूटर कोचिंग भी हाँ, तो दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी, 15,000 20,000 कमाती हैं और मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट हो हाँ गई सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। और वो जो तबके में लोग होते हैं उनकी सोच होती है कि बच्ची 16 साल 17 साल की होगी शादी कर दो। शादी कर दो। अब वो माँ बाप खुद ही नहीं चाहते बिकॉज वो बच्ची अब इंडिपेंडेंट हो गई है ना। पहले तो उनको बोझ लगता होगा ना, बिल्कुल। अब उनको लग रहा है अगर इनकम जनरेट हो रही है तो व्हाई Yes, नॉट। yes. तो ये बहुत अच्छा चेंज है। हाँ, और दूसरा है कि इसमें बेनिफिट एक और है कि उनकी जो इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जब वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं तो खुद का भी अच्छे से टेक केयर करती हैं लड़कियां वो, और खुद का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है उन लोगों का, तो अच्छे से बोलने लग गई है, प्रेजेंटेबल हो गए हैं, है ना। वेरी तो गुड। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। हमारे एक है जहाँ पे कि हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, अच्छा। तो वहाँ पे हमने कुछ 40-50 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी 400-500 बच्चे जो हैं पूरे साल भर में ट्रेन होते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चों को हम एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं अपने यहाँ पे डेटा एंट्री के लिए और बाकी उस तरह की जॉब के लिए। तो चल रहा है इस तरह की चीज़ें। बट आई थिंक दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग। अल्टीमेटली लगता है कि अपना प्रोफाइल इस तरफ कैसे स्ट्रॉन्ग हो, ये प्रोफाइल काम आएगा बाद में तो। नहीं बिल्कुल आएगा। और इनफैक्ट क्या होता है कि कई लोग आपको दूर से देख रहे हैं और वो आपकी हर हर काम, हर हरकत, हर इनिशिएटिव को देख रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आदमी काम में इतना व्यस्त हो जाता है उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं कब किसी एक बड़े ग्रुप के लिए एक आइकॉन बन गया हूँ, एक रोल मॉडल बन गया हूँ। तो ऐसे काम अगर आप कर रहे हैं तो वो एक सोसाइटी के लिए एक बेनिफिट तो है ही है, लेकिन जो आगे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनमें भी वो भाव दे रहे हैं कि भाई आपने जब कमाएंगे तो एक हिस्सा ज़रूर रखिएगा जो कि सोसाइटी की तरफ वापस जाना बिल्कुल चाहिए। तो बहुत मज़ा आया सर आप लोगों से बात करके। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप दोनों से कि जो एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस सीरीज़ को देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहेंगे प्लीज़। नहीं, वो गाइडेंस हम क्या देंगे, एक्चुअली हम भी अभी तक लर्निंग फेज में गुजर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि भी लाइफ में हम जितने बेस्ट के साथ में अपना इंटरेक्शन रहेगा इन एनी फील्ड ऑफ टाइम, एनी फील्ड के अंदर, चाहे फ्रेंड सर्कल है, चाहे अपने कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सोसाइटी है, सो वी हैव टू सी दैट वी एसोसिएट विद द बेस्ट एंड वी आल्सो हैव टू एंश्योर दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन in that fermenting age, they're also associating with the best. I think I've seen some families who are really inspiring families, and then they have really taken good care of their children in the fermenting age. कि उसका संगत कैसी हो रही है, क्योंकि 18-19 साल के बाद में तो उसका अपना एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर नेक्स्ट जनरेशन को अभी आपने अगर ठीक से नहीं संभाला तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो वेल्थ क्रिएट करी। किसके लिए आप कर कैसे रहे हो, वेल्थ क्रिएट किस लिए कर रहे हो आप जी। और आपके जो यंग वाले जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ है जो देख रहे हैं आपकी इस शो को, तो मेरा मानना है कि देखो हमने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना जी, वहाँ पे क्या है कि वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, very ordinary people, but they are doing extraordinary work. We have our operations head who is some 32 years old. He is managing like almost 2,000 people under him, and maybe around 150 engineers and workers across 3 different locations. So मतलब एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आके लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, तो अगर वो कर सकता है तो सब लोग कर सकते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हमारे पास 10-20 एग्जाम्पल है इस तरह के लोग, क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग से है, बहुत सिंपल लगते हैं, बट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं इनके पास इतना एक्सपोजर है, इतना टैलेंट है, यूट्यूब हो, पॉडकास्ट हो, है ना, हर जगह पे टैलेंट का मतलब हर जगह जो ज्ञान का खजाना है, इसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, इस टाइम को अपनी लर्निंग बढ़ाएं, अपने आप पे इन्वेस्ट करें जी। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। और अपॉर्चुनिटी तो आप लोग जैसे स्टार्टअप आप चलाते ही हैं, इस तरह के स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ ड्रीम एरा। मैं तो बोलता हूँ हम जो आज अपन जो एरा में जी रहे हैं ना, ये तो ड्रीम है। ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, इस तरह की कंट्री में एक लीडरशिप आएगी जहाँ पे कि है ना, मतलब इस तरह से अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, खुद पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, खुद के लर्निंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और हिम्मत ना हारें। और कई बार देखो उतार चढ़ाव आएंगे, सारा एक समय एक जैसा तो होगा नहीं, अप डाउन तो है ही। हाँ, अगर ऐसा कोई डिसरप्शन आता है, कोई लो आता है, तो लो के साथ में लो के बाद हाई तो आएगा ही। उस पर अगर हिम्मत हार दी तो गया काम। और हम लोगों ने इतने जो बिजनेस शुरू किए हैं, और हर बिजनेस में 2-3 साल बाद में ही रेल मतलब जनरेशन शुरू हुआ, तो वो जो 3 साल में इतनी हिम्मत टूट जाती है कई बार कि भी वो बंद कर दो बिजनेस को। लेकिन वो 3 साल बाद ये वक्त आता है जब
इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, बिजनेस जूम अप होता है। तो सस्टेन करने की तो ज़रूरत है। वो हिम्मत होनी चाहिए सस्टेन करने के लिए, और मतलब जो गार्जियंस होते हैं उनको भी मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है कि बका चलो हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। बिकॉज गार्जियंस को भी याद करना है कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े, उन्होंने भी लाइफ में बहुत लॉसेस किए और होंगे। उनको भी किसी ने मोटिवेट हाँ, किया। उन्होंने बहुत लॉसेस किए होंगे। मेरी वाइफ बोलती है कई बार, हाँ। कि मैं बोलता हूँ ना, कभी बोलते देखो इसने ये लॉस हो गया, तो आपने कितने साल बाद प्रॉफिट कमाया वो बता दो मेरे को खाली आप। उस वक्त मेरी बोलती बंद हो जाती है। Correct. That is amazing. So thank you so much Thank you very for much. I taking think out your time for the show today. it was And excellent. I thoroughly enjoyed our interaction. I hope जो आपकी learnings थी वो लोग सुने और अपनी अपनी लाइफ में बदलाव लाएं, एक पॉजिटिव बदलाव लाएं और आप जैसे बड़े बड़े बिजनेस खड़े करें। Thank you very much. Thank you very much for hosting us on this show. Thank you very My much. pleasure. Thank you.